हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, डीडीए का जेएसए यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसका एग्जाम आप सभी लोगों ने, आपको पता है इसका फॉर्म चल रहा है, आप लोगों ने भर दिया होगा। अब मैं यहाँ पे ना आज आपको इसका ऑफिशियल पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। सेम जो इसका ऑफिशियल पेपर है वही सॉल्व कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं जो इसका लास्ट पेपर जो मैं सॉल्व कराऊंगा आपको डीडीए 2020 का, और इस बार जो पेपर होने वाला है उसमें क्या चेंजेस है। जब तक आपको चेंजेस नहीं पता चलेंगे तब तक आपका ये सॉल्व करना व्यर्थ है। तो आप पहले ये जान लो कि पिछले बार क्या था और इस बार क्या है। अगर हम लोग बात करते हैं पिछले बार की, तो यहाँ पे आप इसका जो पहला पेपर देखोगे जो कि यहाँ पे टीयर 1 था। टीयर 1 में आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, और इसके लिए आपको टाइम देगा था 2 घंटे यानी कि 120 मिनट। अब इस टीयर 1 में क्या था, एक तो आपका जीके जीएस आया था, फिर ठीक है जो सेम है रीजनिंग, फिर क्वांट और यहाँ पे इंग्लिश। इसके आपके 30 क्वेश्चन थे जो कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ये आपका टीयर 1 था। फिर आपका टीयर 2 में क्या था, टीयर 2 में अगर आप देखोगे तो 50 क्वेश्चन आने थे जो कि 100 मार्क्स के थे, और इसके लिए आपको टाइम दिया गया था 50 मिनट का। ओके, ये जो 50 क्वेश्चन थे ये कंप्यूटर के थे बस। फिर आपकी जो लास्ट था जिसे हम बोलते हैं टाइपिंग टेस्ट, जो कि क्वालिफाई था। इस टाइपिंग टेस्ट में आपको 10 मिनट का टाइपिंग का टेस्ट पास करना होता था। इसके बाद आपकी मेरिट लगती थी, इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता था। ओके, इस बार अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 194 टोटल वैकेंसी है इस बार। 194 टोटल वैकेंसी, इसमें से 114 जर्नल की है। 194 वैकेंसीज हैं, दिख गया आपको। मैं डीडीए जेएसए की बात कर रहा हूँ, 2020 वाला पेपर अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये पिछले बार वाला है। अब इस बार सेम इन्होंने CHSL वाला कर दिया। ओके, अब आप यहाँ पे देखो टीयर 1 सेम कौन सा है, एसएससी पैटर्न है, जहां पे आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस मिलेगा। ओके, ये आपके कितने हैं, ये आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का होने वाला है। समझ में आ गया। अब ये आपको समझ गए होंगे अच्छे से। ओके, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना आपका चीज यहाँ पे होने वाला है। ओके, ये हो गया आपका यहाँ पे। आप टीयर 2, टीयर 2 में क्या है, टीयर 2 में सेम वही पैटर्न है जो सीएसएसएल में सीजीएल में पैटर्न था, एसएससी वाला सेम वही पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है, सबसे पहले आपकी क्वांट है, फिर रीजनिंग है, फिर यहाँ पे क्या है इंग्लिश, फिर यहाँ पे आ जाएगा जीके जीएस। ओके, ये 4 जो आपके यहाँ पे सेक्शन होने वाले हैं, इसमें आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्या है आपका 30, ये आपका 40 और 20, ये क्या है आपके क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आएंगे आपके, इन दोनों के लिए 1 घंटा, इन दोनों के लिए 1 घंटा आपको दिया जाएगा। ये क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होने वाले हैं। अब यहाँ पे 2 मार्क्स का था, यहाँ पे 3 मार्क्स का होगा। ये चीज आप यहाँ पे अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लो। ये चीज यहाँ पे आपको समझनी बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना कि ये समझना ही आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा। स्क्रीनशॉट मार लो इसका। 1 आवर का हो गया। अब आपका ना जिस दिन ये मेंस होगा उसी दिन आपका यहाँ पे इसी के साथ आपका एक कंप्यूटर का टेस्ट होगा, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि 45 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको 15 मिनट दिया जाएगा। हो गया, ये सिर्फ क्वालिफाई कर रहा है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, मार्क्स सिर्फ इनसे आपकी मेरिट लगनी है। ओके, समझ गए आप, तो कर लो इसको। ये हो गया यहाँ पे आपका 90, ये 90, 120 और 60, कितना हो गया, ये कितना हो गया 180 प्लस 120 प्लस 60, कितना हो गया 360। ओके, ये आप समझ रहे हो, यहाँ पे ये आपकी क्या हो जाएगी, एक तरीके से मेरिट लग जाएगी इतने में से। ओके ओके, ये आपको समझ में आ गया। तो ये कितना हो गया 8 और 10 16, 1 2 3, 360, 360 में से आपका यहाँ पे हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। ओके, ये आपकी मेरिट के लिए काम आएगा। अब आपका लास्ट में यहाँ पे क्या होने वाला है, टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है, जिसे हम बोलते हैं स्किल टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं डेस्ट, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट इसको हम बोलते हैं। वो भी आपका 10-15 मिनट का होगा। ओके, ये भी सिर्फ आपका क्वालिफाइड नेचर है। तो समझ में आ गया। पिछले बार टीयर 2 में सिर्फ एक 50 नंबर का क्वेश्चन होता था। इस बार आपका क्या होने वाला है, पूरा का पूरा दोबारा से एक पेपर होने वाला है जो कि जीके जीएस क्वांट रीजनिंग सबका था। ओके, ये फर्क समझ में आ गया, अच्छे से समझ लो। अब हम इसका ऑफिशियल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इसका हम लोग ऑफिशियल पेपर यहाँ पे अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो अब हम इसका ऑफिशियल पेपर सॉल्व कर लेते हैं। देखो, ये आपको मिल जाएगा इसका ऑफिशियल पेपर, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसकी। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो, ये है आपका ऑफिशियल पेपर।
ओके, ये आपका क्या है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ओके, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट आपको मिल गया। ये आपका किसका है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बच्चे, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हमको ना मतलब पता नहीं सर, ये आपका पेपर ऑफिशियल नहीं है। ये देख लो, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, रिक्रूटमेंट सेल, एडवर्टीजमेंट नंबर, ये हो गया आपका। सब आपके सामने क्लियर है, ठीक है। पार्टिसिपेंट का नेम दिखा नहीं सकते हैं, पार्टिसिपेंट का आईडी दिखा नहीं सकते हैं। देखो, टेस्ट डेट 9/11/2020 है। टेस्ट टाइम यानी कि ये थर्ड शिफ्ट है। ओके, 2 घंटे का पेपर होता था। ओके, ये आप देख रहे हो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ठीक है। अब इसके आंसर आपको यहीं दिख जाएंगे, लेकिन आपने आंसर नहीं देखना है, आपने देखना है कि क्वेश्चन सर कैसे करवा रहे हैं, उसके हिसाब से मैं वहां पे आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन गलत भी हैं। कुछ क्वेश्चन गलत भी आ रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे आप लोगों ने मेरे साथ अब पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है। चलिए, ठीक है। अब देखो, पहला क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हमने सॉल्व करना है मेनली। मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा कि भाई क्या है हिसाब किताब सॉल्व का, ठीक है। देखो, यहाँ पे बोला हुआ है जून 2020 में, क्योंकि जून 2020 में सरकार ने मुद्रा योजना, तो ये करंट अफेयर, तो यहाँ पे लिखते हुए जाना कि करंट अफेयर के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर क्वेश्चन 1 हो गया। केंद्र सरकार ने मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण खाता धारकों के लिए ब्याज पर, तो ये उस टाइम में करंट अफेयर है, तो हमको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। तो डायरेक्टली हम इसका आंसर देख लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो स्टैटिक होंगे उसके लिए आपको जानना जरूरी है। करंट अफेयर तो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ओके, देखो अगला, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र, वाद्य, देखो ये पेपर ना हिंदी में, लेकिन आप लोगों को इंग्लिश में जरूर समझाऊंगा मैं, ये ध्यान देना। ओके, यहाँ पे आप लोग इस चीज को ध्यान देना कि मैं यहाँ पे आप लोगों को जरूर दिखाने वाला हूँ। ओके, मैं यहाँ पे आप लोगों को जरूर यहाँ पे क्या दिखाने वाला हूँ, चीजें दिखाने वाला हूँ। ओके, ओके, समझ में आ गया आप? देखो यहाँ पे, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पीतल की 2 छोटी धातुओं, पीतल की 2 ये धातु ऐसे होता है। एक आपने देखा है छन छन बजाते हैं, ठीक है, से बना होता है, जिसके केंद्र में मामूली उभार होता है। आपने देखा होगा यहाँ पे, उसे पकड़ने के लिए ऐसा होता है और उसको छन छन ऐसे बजाते हैं। आपने मंदिरों में छोटी वाली देखी होगी और बैंड बाजा वालों के पास बड़े बड़े देखे होंगे, तो हम उसे क्या कहते हैं, तो उसका है नाम गिनी। ओके, तो ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान देनी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ओके, चलो अगला देखो, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति, ये भी करंट अफेयर है। 2019 का उद्देश्य भारत के ESDM के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। ESDM का पूर्ण रूप क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो ये समझ में आ गया, ये उस टाइम का करंट अफेयर है। तो 2 क्वेश्चन आपने करंट अफेयर के अभी तक देख लिए हैं। ओके, देखो, गारो खासी पर्वतीय, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गारो खासी, तो ये है आपका मेघालय वाला क्षेत्र। ओके, मेघालय वाले क्षेत्र में गारो, ये सभी ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। खासी, ये मैं इंग्लिश में लिखा रहा हूँ क्योंकि हिंदी में ऑलरेडी लिखा हुआ है। जयंतिया, ये 3 जो हिल्स है ना यहाँ की, बहुत फेमस है, ठीक है। मिकिर, वैसे आपको मिकिर भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे ये किस जगह में है, ये मेघालय में है। स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा काकीनाडा डीप वाटर पोर्ट किस वर्ष अधिकृत किया हुआ था। ओके, तो यहाँ पे ये 1997 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन था। वैदिक सभ्यता किस नदी, वैदिक सभ्यता, देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे ना 3-4 चीजों को देखना, मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ। देखो, ये हो गया आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा हो गया वैदिक सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे है, तो ये आप ध्यान देना, इंडस रिवर के किनारे थी। दूसरा घग्गर, बच्चों को पता नहीं, हरियाणा में घग्गर, हक्कर नदी, घग्गर, हक्कर नदी और व्यास नदी। वैसे बहुत नदी के किनारे थे, लेकिन ये इतना ध्यान रखना है आपने, इसको हम ब्रोंज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ओके, ये याद रखना आप लोग। वैदिक सिविलाइजेशन आपका 1500 BC से स्टार्ट होता है। ओके, अब ये जो वैदिक सिविलाइजेशन है, ये सरस्वती नदी, ये सरस्वती नदी कहाँ पर है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि यहाँ पे आप देखते हो कि जो गंगा है, यमुना है और सरस्वती है, इन तीनों का ही संगम, त्रिवेणी संगम में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रयागराज। तभी तो वहां पे क्या होता है, तभी आपने देखा होगा वहां पे क्या होते हैं, वहां पे कुंभ का मेला होता है। तो बोला ये जाता है कि ये 2 नदियां तो दिखती हैं, लेकिन ये जो सरस्वती धरती के नीचे है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, कि ये धरती के नीचे है। तो ये सरस्वती नदी किनारे ही स्थापित थी, जो कि उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। स्टार्टअप मॉड्यूल्स हाउसिंग, जिसने
नामक एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट विकसित की है, किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा था। ये उस टाइम का करंट अफेयर है। ओके, फरवरी 2020 देखो, ये भी करंट अफेयर है। किस देश ने भारत के, देखो फरवरी का है पेपर, आपको अक्टूबर नवंबर का मिलेगा, तो यानी कि भाई 1 साल का पढ़ना पड़ेगा पूरा आपने। किस देश में भारत के विकासशील देशों की अपनी उस सूची से हटा दिया जिसे इस बात का जांच से छूट है कि क्या वो अनुचित सब्सिडी वाले निर्यात से उसके उद्योग में क्षति पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं, मैं हिंदी में, मैं इंग्लिश में भी बताता रहूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश हिंदी वाले समझ लेंगे अच्छे से। तो किस देश ने भारत के विकासशील देशों को, ठीक है, तो ये जो हमारे विकासशील देश हैं, ठीक है, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उसकी सूची से हटा दिया। तो ये उस टाइम करंट अफेयर, तो यूएसए। ओके, अब देखो, निम्न में से किस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा यानी कि एवरेज रेनफॉल, ठीक है, एवरेज रेनफॉल जो है वो आपने बताना है कि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। क्या है ये, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आप यहाँ पे ध्यान देना, यह आपकी एवरेज एनुअल रेनफॉल, ठीक है, एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो वो कौन सी होती है, यहाँ पे ध्यान दो हमेशा, ये कौन से, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट क्या है, देखो यहाँ पे ये उत्तर का जो पार्ट है, गंगा का मैदान हो गया, हिमालयाज हो गया, ये यहाँ पे जो ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण। ओके, ये आपका दक्षिण यानी कि साउथ है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। अब यहाँ पे ना ईस्ट से लेकर दक्षिण तक ईस्टर्न घाट है, वेस्ट से लेकर दक्षिण तक ये वेस्टर्न घाट है। अब ये जो ईस्ट वाले मैदान है ना, यहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है, नॉर्थ वाले में भी वर्षा बहुत अधिक होती है, दक्षिण वाले में वर्षा अधिक होती है लेकिन मिनिमम होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 200 सेंटीमीटर, ये वर्षा अच्छी होती है, ठीक ठाक होती है। तो ये वाले जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे वर्षा अधिक क्यों होती है, क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्थ वेस्ट मानसून जो है वो भी यहीं से ही आता है, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून, सॉरी, साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वो भी यहीं से आता है, अभी आने वाला है कुछ टाइम के बाद। तो ये इस क्षेत्र में बहुत भारी वर्षा भी करता है, जिस कारण से इसका औसत हमेशा बढ़ जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तार, पता है ना आपको, वायर्स का उदाहरण नहीं है? तो किस में, ढोल में वायर्स हम लोग यूज नहीं करते हैं, ये आपको इजीली पता है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग को, आई थिंक समझने में, कि ये वाला क्वेश्चन ज्यादा आप लोग के लिए हार्ड नहीं है। ओके, ये समझ रहे हो आप कि भाई किसमें तार नहीं होती, तो ढोल में कहाँ होती है? ओके, बाकी सब में आपका तार देखने को मिलेगी, वायर। निम्न में से किस राज्य में कासरगोड साड़ियों, कासरगोड की जो साड़ियां हैं उसके लिए जीआई टैग मिला है? बहुत फेमस है, स्टैटिक है वैसे तो, उस टाइम का करंट अफेयर था। तो ये है केरल का, केरल की कासरगोड जो साड़ियां होती है उसको जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ओके, तो ये है भौगोलिक संकेत, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा रसगुल्ला, बंगाल का रसगुल्ला बहुत फेमस है, ठीक है, मिर्ची बहुत फेमस है, गोवा की होगी, नागालैंड की मिर्ची बहुत फेमस है, दार्जिलिंग की चाय, यानी कि सिर्फ वो दार्जिलिंग के नाम से ही बिकेगी, अब कहीं और पे नहीं बिकेगी। जीआई टैग मिलने से ये फायदा होता है, कानूनी मान्यता मिल जाती है। कौटिल्य की सहायता से मगध के सिंहासन पे कौन सा राजा बैठा था? कौटिल्य की सहायता से। कौटिल्य का नाम आपसे पूछा जाएगा, कौटिल्य का नाम क्या होगा? विष्णुगुप्त। कौटिल्य का नाम क्या हो गया? चाणक्य। कौटिल्य का नाम क्या होगा यहाँ पे, आप क्या समझ सकते हैं उसको, और क्या बोल सकते हैं कौटिल्य को? विष्णुगुप्त। मैंने आपको बताया था विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य एक ही बंदा है, ठीक है। इसने चंद्रगुप्त मौर्य को, किसको मारा था इन्होंने लास्ट में, ये भी याद रखना, एग्जाम में आ सकता है, मारा था घनानंद को। घनानंद को मारने के बाद मगध का शासक बन गया था। निम्न में से किस संगठन को 1926 में भगत सिंह ने स्थापित किया था? 1926 में जो ये संगठन है भगत सिंह ने स्टार्ट किया था, ताकि जो भारत में क्रांतिकारी जो एक तरीके से रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं उन सभी को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो नौजवान भारत सभा, तो यार अभिनव भारत सोसाइटी तो अलग है, ठीक है, ये अनुशीलन समिति होगी, भारतीय रिपब्लिकन सेना, HSRA, ये सब क्या है, चंद्रशेखर आजाद का है, कोई सेन का है, ठीक है, लेकिन ये नौजवान भारत सभा को लाहौर में स्थापित किया था, या फिर आप कई बुक्स में आपने अलग अलग भी देखा होगा, तो ये आपका शहीद भगत सिंह का है। इनमें से किस संस्थान ने डीप वेन, ये भी आपका क्या है, करंट अफेयर है, तो ये SCII MTS, ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको उस टाइम का करंट अफेयर के हिसाब से अभी नहीं देखना है, ठीक है। कार्बी आंगलोंग पठार किस का विस्तार है? कार्बी ये पठार है, ठीक है, पठार का मतलब क्या होता है? प्लेट्यू, ठीक है, कभी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा कि पठार क्या होता है। पठार का ना एक छोर ऐसा होता है, दूसरा छोर मतलब कि उसकी ऊंचाई ऐसी होती है, जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये आपको समतल, मतलब कि मैक्सिमम टाइप से समतल आपको देखने को मिलता है। ये मैं ऊपर से ऐसे ही बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, मैंने ऐसा बनाया है बस खाली, तो ये आप ध्यान देना इसको। ओके, तो ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो ऐसे ही होता है, उसका मतलब ज्यादा समतल होता है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का मतलब क्या होता है? आप देखोगे कार्बी आंगलोंग पठार किसका विस्तार है? तो प्रायद्वीपीय पठार
उत्तरी मैदान कौन सा है, गंगा के। हिमालय आपका पता है। पश्चिमी मैदान कौन से हो गए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, यानी कि वेस्टर्न प्लेन्स कौन सा, राजस्थान गुजरात वाला जो वहाँ पे डेजर्ट है उसके आसपास का जो प्लेन होता है। प्रायद्वीपीय पठार कौन सा होता है, ये भारत का आपने नीचे वाला पार्ट देगा, दक्षिण वाला पार्ट, तो ये प्रायद्वीपीय पठार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो ये उसी का विस्तार है। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, मुगल बादशाह खुसरो, ठीक है, मुगल बादशाह खुसरो, मुगल शहजादा खुसरो किस सुल्तान सम्राट का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसका मकबरा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में खुसरो बाग नामक एक बड़े ऐतिहासिक उद्यान में स्थित है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जहांगीर, ठीक है। अब ध्यान देना, सबसे पहले बाबर ने 1526 में क्या करी थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ओके यहाँ पर इसने मुगल साम्राज्य को स्थापित किया। बाबर के बाद आता है इसका बेटा हुमायूं, जिसने 1530 से 1540 तक किया था, वैसे तो बोला जाता है। फिर उसके बाद दोबारा से कब करा था, 1550 से 56 तक, 55 तक बोलते हैं वैसे तो, ठीक है, ये आपका वैसे क्योंकि ये बीच के कुछ सालों में शेरशाह शुरू आ गया था। फिर आता है अकबर, अकबर ने कब करा था, 1556 से राज करा था और 1605 तक ये इन्होंने राज किया था। फिर आता है आपका अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर ने करा था 1605 से 1627 के बीच में। फिर आता है यहाँ पे शाहजहां, शाहजहां ने करा था 1627 से, ठीक है, 1627 से 1656 तक, वैसे 57 है, ठीक है, 1657 है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो जहांगीर का पुत्र था, ठीक है, जिसका नाम था खुसरो खान। खुसरो खान ये राजा बनने के पूरा काबिल था, ये इसको पसंद भी करता था बहुत। शाहजहां को पसंद नहीं करता था, शाहजहां ने किसी कारण से इसको मरवा दिया या फिर इसको हटवा दिया रास्ते से, और उसके बाद शाहजहां राजा बनता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब कई जगह पे ना, कई बुक्स में मैंने ये भी देखा है कि खुसरो को ही शाहजहां बोला है कई बार, तो ऐसा नहीं है, ये भी आपने ध्यान देना है। ओके चलो अगला देखो, प्रमुख इंजीनियरिंग टेक्नोक्रेट सर एम विश्वेश्वरैया ने डैश तक मैसूर राज्य के दीवान के रूप में कार्य किया था। तो ये मैसूर राज्य कौन सा है, टीपू सुल्तान वाला है। तो 1912 से 1918 के बीच में इन्होंने यहाँ पर क्या करा था, दीवान का मतलब क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य किया था। अब यह निम्न में से किस राज्य में मालवा पठार में महू के निकट चंबल नदी का उद्गम स्थल है। बहुत सिंपल है ये तो, ठीक है। अब ना 3-4 चीजें आप लोग याद रखना हर एक चीज को, ठीक है, 3-4 चीजों को आप लोगों ने हमेशा याद रखना है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ओके जो मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके अब 3-4 चीजें हैं जो आप लोग हमेशा याद रखेंगे जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ओके वो क्या क्या है, देखो मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, अमरकंटक। ये एग्जाम में आएगा इस बार पक्का, ये मेरे चांसेस रहते हैं। अमरकंटक से 2 नदी निकलती है, एक तो नदी कौन से निकलती है, नर्मदा नदी। इसी नर्मदा नदी में जबलपुर के निकट धुआंधार फॉल है। अब एक और नदी निकलती है यहाँ से, सोन नदी। ये सोन नदी जाकर पटना में गंगा से मिल जाती है, और ये दक्षिण से आने वाली एकमात्र नदी है जो कहाँ पे मिलती है, जो कि पटना में मिलती है दक्षिणी भाग से। ओके नर्मदा नदी आपको पता है यहाँ से निकलती है अमरकंटक से, वो मध्य प्रदेश में है, और महू भी मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में आपको मालवा का पठार देखने को मिलेगा जो कि किसके लिए बहुत फेमस है, लौह उत्पादन के लिए बड़ा फेमस है। यहीं से चंबल नदी निकलती है, चंबल केन बेतवा किसकी सहायक नदी है, मुझे कमेंट में लिख के बताना, ठीक है, मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, पावा कुथु नामक पारंपरिक दस्ताना हथेली कठपुतली खेल, कठपुतली खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है पावा कुथु, ये कठपुतली खेल होता है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। कठपुतली खेल ये मैंने कई बार एग्जाम्स में भी देखा है, कठपुतली का खेल जो है कई बार पूछा गया है। ओके आई थिंक ये जो रेड कलर है ये अच्छे से आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये कठपुतली का जो खेल है ना, ये एग्जाम में आता है। ओके तो ये कठपुतली खेल केरल में बहुत फेमस है। बहुत से बच्चे राजस्थान बोलेंगे इसको, राजस्थान में कठपुतली वाला खेल नहीं होता। ओके पंजाब में क्या है, भांगड़ा है,
ओके, गिद्दा है याद रखना। मणिपुर में मणिपुरी है। राजस्थान में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, घूमर मिल जाएगा, ओके। और ये घूमर बहुत फेमस है राजस्थान का, तो ये भी याद करना। और ये वाला जो है पटागुत्तू, ये आपका किसका है, ये है आपका केरल का, ओके। चलो अगला देखो, भारतीय प्रतिभूति बाजारों। प्रतिभूति बाजार क्या होता है, ये होता है आपका प्रतिभूति बाजार होता है शेयर एंड स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, नियामक का मतलब था रेगुलेट, उसको चेक करना, उसके नियम कानून को पूरा का पूरा, तो ये होता है आपका सेबी में, ओके। तो ये होता है आपका सेबी। चलो एक बार मैं इसका पेन का कलर ना ब्लैक कर देता हूँ, आई थिंक ब्लैक में आप लोग को ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका सेबी, ओके। आई थिंक रेड ही सही है। चलो ये हो गया आपका यहाँ पे सेबी। सेबी इसको क्या करता है, आरबीआई करता है भारत के बैंकिंग सेक्टर को, ये यहाँ पे ध्यान देना, ये लिख लेना आप लोग। सिडबी करता है हमारे एमएसएमई सेक्टर को रेगुलेट, ओके। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एग्जिम का ऐसा कुछ है नहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट को करने के लिए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रेगुलेट करता है, लेकिन ये है आपका रेगुलेटर, ओके। ये है मदावी पुरी बूच, ये इसकी वर्तमान में चेयरमैन है, 10वीं चेयरमैन है, पहली महिला चेयरमैन भी है, ओके। चलिए 21वां क्वेश्चन देखो, 620 ईस्वी में, 620 ईस्वी में दक्कन, दक्कन का मतलब होता है डेक्कन वाला पार्ट, जो कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक के आसपास का है। चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किसने किया, जिस पर पुलकेशिन, जिस पर पुलकेशिन, यहाँ पे करना पड़ेगा थोड़ा, जिस पे पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। अब यहाँ पे ये चीज आगे आप लोग के सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 620 ईस्वी में दक्कन के चालुक्य हर्षवर्धन कौन से वंश का था, कौन से डायनेस्टी का था, तो बहुत से बच्चे वर्धन डायनेस्टी बोलते हैं, नहीं ये हो गया आपका मैखुरी डायनेस्टी, मैखुरी डायनेस्टी, ठीक है। इसकी राजधानी आपसे पूछेगा, तो याद रखना इसकी राजधानी आप लोग को क्या बतानी है, इसकी राजधानी आप लोग को बतानी है कन्नौज, कन्नौज, ओके, ये कन्नौज है। हर्षवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है, इसको बहुत सारा, ठीक है, सकलोत्तर पथनाद भी बोला गया है, एग्जाम में कई बार आता है सकलोत्तर, यानी कि सकलोत्तर पथनाद भी बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के टाइम पे ही चीन से एक यात्री था जिसे हम बोलते हैं ह्वेनसांग, वो भारत में आया था, ओके। तो इसी ने ही आक्रमण किया था पुलकेशिन के ऊपर और उसको हरा भी दिया था, एक तरीके से ऐसा भी कहा जाता है। असम में वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, वैष्णव जो किसको मानते हैं, जो कि विष्णु भगवान को मानते हैं, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ओके। असम के वैष्णव संप्रदाय, ये हो गया यहाँ पे वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक, तो ये शंकर देव थे, कबीरदास नहीं थे, नामदेव नहीं थे, रामानंद नहीं थे, ओके। ये आपके हैं शंकर देव, जिन्होंने असम में वैष्णव संप्रदाय को आगे बढ़ाया था। ये कौन है वैष्णव संप्रदाय के लोग, जो कि भगवान विष्णु को मानते हैं, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 23वां, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य असम से संबंधित, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कथक, कथक कौन सा है, यूपी। अगर इसी कथक में कथकली हो जाएगा तो क्या करोगे आप, कथकली हो जाएगा तो आप क्या करोगे, केरल। भांगड़ा मैंने आपको बताया पंजाब। कुचिपुड़ी, सतरिया तो आपका आसाम हो गया, कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे बहुत चीजें मिल जाएंगी, जैसे कथकली हो गया, ठीक है, मोहिनी अट्टम हो गया, केरल का है वो भी, मोहिनी अट्टम हो गया, ओके। और जैसे आपका भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु, ठीक है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश होना चाहिए, ओके, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा विश्व विरासत स्थल 2007 के बाद यूनेस्को की विश्व विरासत सूची, यानी कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट आती है उसमें शामिल हुआ था, ओके। तो वो कौन सा था, 4 दीवारी से घिरा शहर जयपुर, जयपुर को यहाँ पे, जयपुर सिटी को यहाँ पे इन्होंने क्या करा था, जयपुर इज द पिंक सिटी, याद रखना पिंक सिटी है, यानी कि पिंक सिटी है, इसको क्या करा था हमने, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो 25वां, निम्न में से कौन सी नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, ओके, सिरमौर शिमला और सोलन जिले में राजपूतों द्वारा की जाने वाली योद्धा नृत्य है। तो यानी कि आप ध्यान दो कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो
राजपूत रहते हैं कौन से, सिरमौर, शिमला और सोलन के आसपास, तो इनके द्वारा एक ये योद्धा नृत्य क्या होता है, वॉर डांस, बैटल डांस भी बोलते हैं, ठीक है, योद्धा नृत्य, या फिर योद्धा का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ब्रेव इंसान होता है, ओके, यानी कि योद्धा नृत्य का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि वीर लोग इसको डांस करते हैं, या फिर जो सेना राजपूत लोग होते हैं उसको डांस करते हैं, जो लोग किसमें जाते हैं, जो सिपाही होते हैं उनके लिए होता है पार्टिकुलरली, है तो थोड़ा बोलते हैं इसको, थोड़ा, इसको उत्तराखंड में भी करते हैं। गिद्धा तो हो नहीं सकता, गिद्धा तो पंजाब में, चोलिया तो उत्तराखंड में होता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान देना आप लोग, थोड़ा नृत्य है जो कि इससे आता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र उड़ीसा में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमलीपाल, सिमलीपाल बहुत, सुंदरवन कहाँ पर है, ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में हो जाएगा, सहाद्री भी आपको निचले क्षेत्र में मिलेगा, सरिस्का भी निचले क्षेत्र में मिलेगा, ये सिमलीपाल आपको मिलेगा कहाँ पे, ओडिशा में, ठीक है। जैसे कि आपको बहुत सारे चीज मिल जाएंगे, बाघ आरक्षित यानी कि टाइगर रिजर्व आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। सबसे पहला देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, जिम कॉर्बेट पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क, ठीक है, एशिया का भी सबसे पहला है, तो ये भी रखना आप लोग, सिमलीपाल आपका वहां पर है, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया है, ठीक है। चलो अगला करते हैं हम लोग, ये है आपका उस्ता कला नामक ऊंट की खाल पर वरिष्ठ चित्रकला शैली मुगल दरबार में कहां से आई थी, ये तो बहुत आपको पता होगा कि जो ऊंट की खाल होती है ना, इस पर एक तरीके से चित्रकला होती है, एक तरीके से पेंटिंग होती है, ठीक है, तो मुगल दरबार में आई थी ये, मुगल दरबार में ये किस लिए फेमस थी, ये इसे हम बोलते हैं उस्ता कला। तो इसे कौन लेके, देखो चीन में पहली बात तो ऊंट होते नहीं, जापान में होते नहीं, पुर्तगाल में होती नहीं, तीनों को आप वैसे ही काट दोगे, ईरान में होते हैं, ठीक है, इराक में होते हैं, क्योंकि जहां पर रेगिस्तान होगा वहां पे ऊंट होगा, ये यहाँ पे नहीं होते, ओके, होंगे भी तो लेके आए होंगे, लेकिन यहाँ पे उनका होने का कोई अस्तित्व नहीं मिला है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका, किस संस्थान ने सितंबर 2020 में प्रथम विश्व सौर प्रतियोगिकी शिखर सम्मेलन, आप समझते फर्स्ट सोलर टेक्नोलॉजी, ठीक है, समिट कॉन्फ्रेंस आप इसे बोल सकते हो, फर्स्ट सोलर समिट कॉन्फ्रेंस, सोलर टेक्नोलॉजी वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया था, तो ये आईएसए है। आईएसए का संस्थापक कौन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप ध्यान देना, ये है आपका फ्रांस और इंडिया, ओके, ये सोलर एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए ये अभी वर्क कर रहे हैं। चलिए, खुर्रम, तोची, गोमल, वाइबो और सेंगर किसकी सहायक नदियां, अब ध्यान देना, ये खुर्रम नदी आपको कहां पे मिलेगी, लद्दाख के आसपास मिलेगी, ओके, तोची नदी भी वहीं मिलेगी। तो याद रखो कि जो खुर्रम नदी लद्दाख में है, तो लद्दाख में आपको कौन सी नदी मिलती है, सिंधु नदी मिलती है, ओके, लद्दाख में आपको सिंधु नदी मिलेगी, सिंधु नदी, इसको हम बोलते हैं इंडस रिवर, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस रिवर बोलते हैं। इंडस रिवर कहाँ से निकलती है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे, और ये सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है राक्षस ताल भी बोलते हैं, ओके। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, बंदरपूंछ, जो कि उत्तरकाशी में है, उत्तराखंड में है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है बुखारसू नामक से, जो कि ये दोनों कहाँ पर है, सतलुज नदी और ये कहाँ पर है, दोनों का संगम, ये आपका हो गया मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर के आसपास होता है। कृष्णा नदी का कहां पर है संगम, ये मुझे आप लोगों ने लिख के बताना है, ओके। अब बताइए, चलो अगला करो, निम्न में से कौन उस परिदृश्य को संदर्भित करता है जिसमें कोई, इकोनॉमी का पहला क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, इसमें कोई अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था जिसमें कोई इकोनॉमी मुद्रास्फीति में वृद्धि और आर्थिक उत्पादन में स्थिरता का एक साथ अनुभव करती है। देखो, निम्न में से कौन उस परिदृश्य, यानी कि ये कंडीशन है, इसका मतलब होता है कंडीशन को डिस्क्राइब करता है जिसमें कोई अर्थव्यवस्था, जिसमें कोई इकोनॉमी मुद्रास्फीति में वृद्धि, यानी कि इन्फ्लेशन, राइज इन द इन्फ्लेशन, कौन सी कंडीशन में, जो इन्फ्लेशन में राइज होता है और आर्थिक उत्पादन में स्थिरता, आर्थिक उत्पादन यानी कि जो आपका इकोनॉमिक प्रोडक्शन होता है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन होता है, उसमें स्थिरता का मतलब क्या होता है, उसमें स्थिरता का मतलब होता है कांस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो उसमें एक तरीके से क्या आ चुका है, रुकाव आ चुका है। स्थिरता का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब स्थिर हो गया, ओके। तो ये का एक साथ अनुभव करती है, यानी कि जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो स्थिर हो चुकी है, वो स्टॉप हो चुकी है, और जो आपकी इन्फ्लेशन है वो बढ़ती जा रही है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मंदी का मतलब क्या होता है, रिसेशन।
मुद्रास्फीति जनित, यानी कि क्या होगा आपका, मुद्रास्फीति का मतलब क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन वाली जो रिसेशन है वो हुआ, यानी कि महंगाई बढ़ी है, ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब आपका यहाँ पे आई थिंक रीजनिंग आ गया। रीजनिंग को हम लोग ना सॉल्व करेंगे अच्छे से सारे के सारे। इसका मैं पेन की थोड़ी इंटेंसिटी कम कर देता हूँ, लेकिन हम लोग लिख नहीं पाएंगे अच्छे से। अजय और राजवीर की वर्तमान आयु, ये हो गया आपका अजय, ये हो गया आपका राजवीर की वर्तमान आयु का क्रमांक 7:4 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 हो जाता है। तो ये सिंपल है आपका, ये हो जाएगा आपका 7x, ये हो जाएगा आपका 4x। इसमें आपने 3 वर्ष ऐड करने हैं और इनका आयु कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 वर्ष के बाद 5 और 3 हो जाएगा। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 7 3 21, 21x प्लस 9 और 20x प्लस 15। तो ये यहाँ पे जाएगा, वैसे भी ये x हो जाएगा क्योंकि ये 1 बचेगा, बस 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। 15 - 9 अगर हम करेंगे तो कितना हो गया, x की वैल्यू 6 आ गई। तो यहाँ पे वर्तमान किसकी पूछी है, इन्होंने राजवीर की पूछी है। तो ये 4x था ना, तो 4 × 6 ये क्या हो गया आपका 24। यहाँ पे आपको आंसर 24 देखने को मिल जाएगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो। दिए गए ये आपका अवयव में प्रश्न चक्र यहाँ पे क्या आएगा, तो ये सिंपल बोल रहे हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे क्या आएगा। ओके अब क्या चीजें हैं ये आपको दिख रहा है, 2 × 5 = 10, 3 × 2 = 6, 8 7 = 56। तो 56 किस में है, 56 आपको सिर्फ किस में मिलेगा, आपको नीचे वाले में देखने को मिलेगा, बाकी को देखो ही मत। 56 तो एक ही में, सीधा टिक लगा दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे ध्यान दो कि भाई जैसे ये दोनों आपस में संबंधित है, उसी प्रकार से अर्जेंटीना का संबंध किससे है। अब जापान का येन उसकी करेंसी है, तो अर्जेंटीना की करेंसी क्या हुई, पैसो हुई। ये सिंपल है। ओके अब यहाँ पे इन्होंने बोला है, ये क्वेश्चन देखो कि भाई आपने उस ऑप्शन को चुनना है जो कि इससे मिलता जुलता हो। अब इससे कैसे मिलता जुलता है, देखो यहाँ पे ये हो गया आपका 8, 33 और 49, 8 × 4 + 1, 8 × 6 + 1 हो गया, आ गया। अब देख लो यहाँ पे कि किस में आ रहा है, यही होना चाहिए, × 4 + 1 × 6 + 1, 13 × 4, 13 4 = 4 3 12, 4 1 4 5, 52 + 1 53, यानी कि ये गलत है। 7 × 4 28 + 1, बिल्कुल ये ठीक हो रहा है, लेकिन ये वाला 7 6 = 42 + 1 43 होता है, ये गलत है। ठीक है, तो समझ लो आपने ऐसे ऑप्शन में करना है। फिर 17 इंटू आप करोगे, इंटू 4 करोगे, तो यहाँ पे कितना होता है 68 हो गया। ओके जैसे 17 × 4 करो 68 हो गया, +1 69, 17 × 6 करोगे 102 होगा, +1, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगी। ओके यानी कि आपने बताना है कि भाई यहाँ पे कौन सी चीज आएगी। 79 और 92 के बीच में कितना गैप है, कितना गैप है 80, 13 का गैप है। 92 और 109 के बीच में कितना गैप हुआ, तो 8 और 9, यानी कि 8 9 10 7, यानी कि 17 का गैप है। फिर 109 और 12 के बीच में कितने गैप है, 13 का गैप है, यानी कि 13 17 चल रहा है। अब 17 का गैप आएगा, यानी कि 122 + 17 कर दो तो 7 8 9 2 3, तो 139 इज द राइट आंसर। बस सिंपली आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे निर्देशित दिया गया है, ये आपको समझना थोड़ा जरूरी है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप लोग को यहाँ पे समझना है। ओके इसको कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन में यहाँ पे सिंपल बोल रहा है कि भाई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े, उसका अध्ययन करो। अब यहाँ पे ना कोई एक संस्था है जहाँ पर एक जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की भर्ती निकली है। ओके तो यहाँ पर ये शर्तें दी गई हैं कि भाई ये चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। या तो उसकी जो उम्र है 15 अगस्त को 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए 2020 को, उसके पास 65% होने चाहिए किसी भी विज्ञान विषय में, स्नातकोत्तर क्या होता है आपका, जो आपका एमए की पढ़ाई होती है, एमए एमएससी, किसी भी विज्ञान विषय में राष्ट्रीय एनईटी निकाला हुआ होना चाहिए उसने। पद की चयन प्रक्रिया में कम से कम 60%, यानी कि जो एग्जाम होगा इस पद के लिए उसमें 60% अंक लाने चाहिए। इसके बाद कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अब यहाँ पे बोला है हालांकि यदि आवेदक डैश को छोड़कर उपरोक्त मानदंडों को पूरा करता है, यानी कि अगर वो
ये फोर्थ वाले को छोड़कर अगर सभी मानदंडों को पूरा करता है तो इसका जो ये मामला है वो समन्वयक के पास जाएगा। अगर वो उसके पास अगर 1 वर्ष का अनुभव नहीं है और वो सारी की सारी चीजें क्या करता है, पूरा करता है, तो उसका मामला विभाग के प्रमुख के पास जाएगा। अब ये आई आपके पास स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे वी प्रसाद एक व्यक्ति है, इसके पास 70 अंकों के साथ रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री है। बिल्कुल, अब यहाँ पे ये चीज तो इसकी क्या हो चुकी है, हम राइट लगा देंगे। ओके, उसने रसायन विज्ञान में नेट, रसायन विज्ञान एक विज्ञान विषय है, उसने नेट निकाला हुआ है, तो ये हो गया। नेट की योग्यता प्राप्त करने के बाद वह रसायन विज्ञान शिक्षक के रूप में किसी विद्यालय में कार्यरत था और वहां 3 वर्ष तक कार्य किया। ये ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं कि वर्क का एक्सपीरियंस। उसने जेपीएफ यानी कि जो जेपीएफ जो ये पद, ये प्रक्रिया थी, इसके 150 में से 90 आए यानी कि 60 आए, तो यानी कि ये आपका पूरा हो गया। ओके, उसकी जन्म तिथि 19 सितंबर 1987 है, तो ये भी इसका यहाँ पे क्लियर हो गया। तो अब आप देख रहे हो उसके पास 1 वर्ष का अनुभव नहीं है, तो जब 1 वर्ष का अनुभव नहीं है तो उसका मामला कहाँ पे जाएगा, विभाग के प्रमुख के पास जाएगा, तो उसका मामला विभाग के प्रमुख के पास भेजा जाएगा। ये आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कोई प्रॉब्लम है कमेंट में लिख देना, कोई बड़ी बात नहीं होगी, मैं आपको बता दूंगा। चलो अब देखो, ये वाला थोड़ा ना लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे से री डी पी ले का अर्थ है, यानी कि इसका मीनिंग है दिस इज ब्यूटीफुल गार्डन। अब यहाँ पे आपने बताना है कि भाई इनमें से कौन सा कोड गार्डन का है। अब मैं यहाँ पे आंसर दिख रहा है लेकिन हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखो गार्डन कहाँ पर है, पहली बात तो आप समझो गार्डन कहाँ पर है। ठीक है, गार्डन ये है आपका, दिस इज अ ब्यूटीफुल गार्डन, यहाँ पे आपको गार्डन समझना है। अब इनमें से किसी एक पे ही होगा गार्डन। अब यहाँ पे समझो ये हो गया यहाँ पे आपका, मैं लिख देता हूँ से रे डी पी ले। ओके, अब देखो यहाँ पे दिस इज अ का मतलब हो गया ओके ब्यूटीफुल गार्डन। अब रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इज अ ये हो गया आपका इज अ ब्यूटीफुल। ओके, ये आपका यहाँ पे मिलता है। ओके, ये आपका यहाँ पे मिलता है, यानी कि 3 वर्ड जो इसके हैं और इसके हैं उनको निकाल दो आप। इसके और इसके सेम होंगे 3 वर्ड, क्योंकि ये 3 वर्ड इसमें मिलते हैं। तो कौन कौन से वर्ड मिल रहे हैं, ये हो गया आपका 3 वर्ड, में, से, सी और पी। 1 2 3 4, ठीक है, रे भी है, सॉरी। तो ये 3 वर्ड तो निकाल दो आप। एक तो कौन सा निकल गया, ये वाला। चलो मैं इसको हरे से कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका। और कौन सा है ये से, ये भी हो गया आपका से, ऐसी वाला से। ठीक है, ये हो गया आपका पी। तो आपके कितने निकल गए वर्ड, कितने वर्ड निकल गए आपके, मैं से डी ले। ठीक है, ये आपके निकल गए से, पी और री। तो ये री, से और पी। अब आपके बचे मैं और से। ठीक है, मैं और से बचे, यानी कि आपका गार्डन का मतलब या तो मैं होगा या तो से होगा। ठीक है, तो या तो आपका गार्डन का मतलब क्या होने वाला है यहाँ पे, ओके सॉरी ये वाला है ना, ऊपर वाला है, ये वाला मैं नीचे वाला गलत बोल रहा हूँ, नीचे वाला तो ये इसका है ना। ठीक है, अब ये जो आपका गार्डन है ये आपका इनमें से एक होगा, डी और ले में से एक होगा। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। ठीक है, इन दोनों को तो काट दो, डी और ले में से एक होगा आपका। अब आपने यहाँ पे समझना है कि क्या है दिक्कत, क्या है, अब गार्डन कैसे निकालना है। अब आप यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, दिस यहाँ पर भी है, दिस यहाँ पर भी है, तो यहाँ से दिस हटा देंगे अगर हम। ओके, यहाँ से अगर हम दिस हटा देंगे, दिस इज अ फ्लावर, दिस इज अ फ्लावर है, दिस इज अ ब्यूटीफुल गार्डन। तो दिस इज अ अगर हम हटा देंगे तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। से है, री है, डी है, पी है और ले है। अब ये वाला लिख लो आप, क्या है, ये आपका है मैं, से, री और डी। यहाँ पे हमारे 3 वर्ड मिलने चाहिए, दिस इज अ, क्योंकि यहाँ पर भी दिस इज अ है, यहाँ पर भी दिस इज अ है, ये हमारे 3 वर्ड मिलने चाहिए। ठीक है, 3 वर्ड जो हमारे मिल जाएंगे उसके बाद जो हमारा आएगा वो बचेगा हमारा गार्डन। ओके, दिस इज अ फ्लावर हो जाएगा, दिस इज अ गार्डन हो जाएगा। अब 3 वर्ड कौन से मिलते हैं, देखो यहाँ पे 3 वर्ड कौन से मिलते हैं, ये हो गया आपका सारे डीपी ले, सारे डीपी ले, और ये हो गया आपका रे, रे में से सी, ये हो गया में, सॉरी मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ये ऐसे कर देता हूँ, में से रीडी, यहाँ पे 4 ही है, में से रीडी।
अब देखो यहाँ पे, ठीक है, से और री, तो यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका, कौन सा आ गया, अब यहाँ पे मैं इसको दूसरे रंग से कर देता हूँ, पीला कर देता हूँ, ठीक है। में से री, 3 वर्ड हमको मिलने चाहिए, ये से मिल गया, ओके, डी से डी मिल गया, ठीक है, डी से डी मिल गया, और क्या रह गया आपका हमारा, अब आपका हमारा एक ही मिलना है, ठीक है, ये रे से री मिल गया, तो हमारा क्या बचा, पी हमारा हो चुका था पहले, ये हमारा ले बचा, तो ले आ गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, ऐसे आप लोगों ने इसको थोड़ा करना पड़ता है यहाँ पे ध्यान देकर, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विषम की पहचान करें। विषम का मतलब क्या है कि भाई इनमें से जो ऑड है, भारत, चीन, रूस, ये तीनों ही कौन से देश हैं, एशियन देश हैं, और ये कौन सा है, ओशिनिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया एक अलग कॉन्टिनेंट में आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे प्रत्येक प्रश्न में 2 घटनाएं, बहुत ही ज्यादा मैं ये बोल सकता हूँ कि समझने योग्य चीजें हैं। एक अजम्पशन दिया गया है और एक रीजन दिया गया है, ठीक है, कि भाई सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेजों के सत्यापन के लिए समय सीमा निर्धारित किया है। जो ये क्या है, दस्तावेज है, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको सर्टिफाइड करने के लिए समय सीमा निर्धारित किया गया, 10 दिन में, 5 दिन में। भर्ती एजेंसी तत्काल आधार पर कार्य कर रही है, यानी कि भर्ती एजेंसी जो है तत्काल आधार पर काम कर रही है, यानी कि आप क्या बोल रहे हैं, तत्काल का मतलब होता है कि भाई भर्ती एजेंसी क्या होती है, ये क्या होता है, दस्तावेज सत्यापन का मतलब होता है जो बच्चा भर्ती हुआ उसके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं ना, जैसे आप भी अगर डीडीए में हो गए तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट डीवी बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तत्काल आधार पर काम कर रहे हैं, यानी कि ठीक है, ये भी इसके हिसाब से काम कर रहे हैं, यानी कि जो घटना ए है और घटना बी है इसका प्रभाव है, यानी कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जल्दी करोगे, तो अब इन्होंने क्या बोला है कि ठीक है हम जल्दी कर रहे हैं, और ये लोग उस हिसाब से कर भी रहे हैं। अब आया यहाँ पे अगला कि आपने बताना है कि भाई यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या है, समझो अब 24, 25, 26, 27, तो यहाँ पे क्या आएगा 23 वाला एक ही है, सिंपल सा है, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों टाइम लगाना है किसी और चीज पे, ओके। देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, प्रश्न में पहली और दूसरी संख्या ये और ये आपस में संबंधित है, ओके। अब आपने बताना है, देखो कैसे भी कर लो सॉल्व नहीं होगा, 3 ये हुए 7, 8, 9, 10, 11, 12, इन तीनों को प्लस करोगे 12 आएगा, 12 का स्क्वायर 144, इसको प्लस करो 8, 9, 10, 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, सिंपल आपका ऐसे भी ये निकल जाएगा, ओके। अगला देखो यहाँ पे अनन्या, ये आपका ब्लड रिलेशन, ये विनीता की बेटी है, कविता से कहती है तुम्हारे पिता, देखिए कविता हो गया, ये यहाँ पे ध्यान देना, कविता के जो पिता हैं, ओके, तुम्हारे पिता मनीष, ठीक है, तुम्हारे पिता मनीष, इसका पिता का नाम क्या है मनीष, मेरी माँ के बड़े भाई, मेरी माँ यानी कि विनीता के बड़े भाई, ठीक है, विनीता के जो बड़े भाई हैं, जो जगदीश की दूसरी संतान है, ओके। ये जो विनीता की जो क्या है, देखो अब आप यहाँ देना कि यहाँ पे मनीष मेरी माँ यानी कि विनीता की जो मम्मी है, मदर है, के बड़े भाई हैं, यानी कि ये क्या है, इसके बड़े भाई हैं। जब भाई बहन का रिश्ता होता है एक लाइन आती है, जब पति पत्नी तो डबल लाइन आती है, बड़े भाई हैं, जो जगदीश की दूसरी संतान है। जगदीश का मतलब क्या है, ये इनके भी पापा है। कविता जगदीश से किस प्रकार संबंधित है, ये कविता और जगदीश यानी कि जगदीश की ये क्या है, पोती हुई ना, क्योंकि ये इसके बेटे की बेटी है। चलो अगला देखो, रोहन ने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। अब ये थोड़ा ना दिमाग से चलने वाला क्वेश्चन है कि आप हमेशा आपको इसमें अच्छा ही सोचना होता है। ये क्या है कि रोहन ने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया और जमा करने के लिए अपनी बारी का प्रतीक्षा कर रहा है। उसकी सहपाठी रिया यानी कि जो उसकी फ्रेंड है रिया आती है और उससे सहायता मांगती है कि भाई जो मेरा प्रोजेक्ट है क्या तुम उसे पूरा, मैं अपना प्रोजेक्ट पूरा भी कर सके। वो चाहती है कि मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, मेरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, इस समय पर जमा करने आज अंतिम दिन है और ये उसका लास्ट डे है प्रोजेक्ट को सबमिट करने का, तो उसे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे सूटेबल ढूंढ लेना,
ठीक है, वह अपना प्रोजेक्ट जमा करेगा और उसके बाद उसकी मदद करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, तब तो टाइम चला जाएगा। रिया को किसी और की सहायता मांगने के सुझाव देगा, ऐसा नहीं है, किसके सुझाव के लिए बोलेगा तब उसको टाइम लग जाएगा। उसे बताइए कि वहाँ किसी और की मदद करने जा रहा है, ठीक है, ऐसा झूठ बोलेगा, तो उसे प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद करे ताकि वह भी समय से जमा कर सके, चाहे हो ना हो, लेकिन आपको हमेशा क्या करना है, इसमें एक अच्छा वर्ड ही करना है, बेसिक इसका यही होता है। अब यहाँ पे देखो, परिवार के PQRSTU सभी सदस्य एक साथ रात्रि भोज कर रहे हैं। Q जो है R का बेटा है, यानी कि R का बेटा नीचे आता है, बेटा है, लेकिन R Q की माँ नहीं है, तो ये क्या हुआ, पापा हुआ ना, ठीक है, पापा होगा तो मेल होगा तो प्लस कर देना, Q की माँ नहीं है। ओके, P का विवाह R से हुआ है, P का विवाह R से हुआ, यानी कि ये इसकी पत्नी है, ये इसकी माँ हुई। ओके, विवाह हुआ है। TR का छोटा भाई है, TR का छोटा भाई है, यानी कि यहाँ पे समझो ये हुआ T। ओके, ये पति पत्नी में डबल साइन लगता है, TR का छोटा भाई है, ठीक है, तो ये भी भाई हुआ, ये भी प्लस हुआ, ठीक है, R का छोटा भाई है। SP की बेटी है, तो SP की बेटी है, तो यानी कि ये भी भाई बहन हुए। TS की बेटी है, तो यहाँ पे माइनस लगा दो, ठीक है, SP की बेटी है, तो यहाँ पे ठीक है होती है। और UQ की बड़ी बहन है, UQ की यानी कि एक और बहन है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका, यहाँ पे UQ की बड़ी बहन। अब यहाँ पे पूछा U के कितने भाई है, तो U का एक ही भाई हुआ ना, बाकी ये तो बहन है, तो ये एक हो गया। ओके, चलो 15 देखो। अब यदि दोनों कथन कुछ पेन फाइलें, अब यहाँ पे देखो कुछ पेन, ये हो गया आपका पेन, ये आपका कुछ पेन फाइलें हैं, कुछ पेन जो है फाइलें हैं, यहाँ पे मैंने फाइल लगा दिया, कुछ पेन फाइलें और सभी फाइलें पुस्तकें हैं, सभी फाइलें पुस्तकों में ऐसा आएगा, सभी फाइलें क्या है, पुस्तकें यानी कि बुक है। अब कौन सा कथन सही है, देखो सभी फाइलें पेन है, सभी फाइल क्या पेन है, नहीं, कुछ फाइल पेन है, तो ये गलत हो गया। सभी पुस्तकें फाइलें हैं, सभी पुस्तकें फाइलें नहीं, कुछ पुस्तकें छूट रही हैं, तो ये भी गलत है। कोई भी पुस्तक पेन नहीं है, कोई भी पुस्तक पेन नहीं है, क्यों, ये वाला पार्ट है ना पेन, कुछ पुस्तकों का पार्ट, तो ये भी गलत है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे अक्षर समूह का चयन कीजिए जो कि श्रेणी में प्रश्नवाचक यानी कि यहाँ पे आएगा। फाइंड द नेक्स्ट सेंटेंस या फिर नेक्स्ट। ABCDEF 3, FGHI 3, JKL तीसरा, तो L आपको एक ही मिलेगा सीधा, बाकी देखो ही मत, L है ही नहीं किसी में आगे वाले में, तो सीधा आगे बढ़ जाओ, टाइम बच जाएगा। टाइम भी बचाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। निम्न जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ये सेम पिछले बार वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हमने किया था। PQRST है, मैंने आपको बता रहा था, ठीक है। QR का बेटा है, ये मैंने आपको बताया था, R का बेटा है तो ये प्लस होगा, और लेकिन R Q की माँ नहीं है तो ये प्लस होगा, ठीक है। P और R विवाह है, तो ये P इसके पिता हो गए, P इसकी माता हो गई, माइनस हो गया। TR का छोटा भाई है, ठीक है, TR का छोटा भाई है। SP की बेटी है, ठीक है, SP की बेटी है, यानी कि माइनस हुआ। और Q की बड़ी बहन है, ठीक है, ऐसा कुछ था हमारे में। ओके, अब यहाँ पूछा निम्न में से कौन P का पुत्र है, तो P का पुत्र कौन है, तो भाई क्या हुआ, कोई Q तो हुआ P का पुत्र। पिछले बार भी यही आंसर था कि कितने भाई है, तो तभी भी एक ही भाई आ रहा था। ये हो गया ना क्लियर, ये हो गया आई थिंक क्लियर। चलो अगला देखो 18वां। हाउ मेनी स्क्वायर्स, कितने स्क्वायर्स हैं, चलो हम लोग गिनेंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एक हो गया, ये 9, फिर ये हो गया आपका 10, फिर ये हो गया आपका यहाँ पे 11, बस ये 11 ही आते हैं, तो ये आपका 11 इसमें आपका राइट आंसर है। देखो यहाँ पे 11 आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि भाई इस ये जो आपका आरेख है यानी कि जो आपका फिगर है इसको अच्छे से पढ़ो और बताओ। अब यहाँ पे पूछा हुआ ग्रामीण बेरोजगार पुरुषों की संख्या कितनी है। ग्रामीण बेरोजगार यानी कि जो आपके रूरल अनएम्प्लॉयड पर्सन है, जो रूरल अनएम्प्लॉयड मेल्स की आपने वो बतानी है। देखो ये हो गया आपका एम्प्लॉयड, ये हो गया यहाँ पे आपका मेल, ये हो गया यहाँ पे आपका कौन सा रूरल। अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयड, तो ये वाला तो ये तो पूरा हटा ही दो, ये पूरा हटा दो, अनएम्प्लॉयड ये हो गया पुरुष, ये हो गया आपका ग्रामीण। अनएम्प्लॉयड ये तो एम्प्लॉयड हो गया ना, तो अनएम्प्लॉयड चाहिए हमको, तो अनएम्प्लॉयड कितने हुए, तो यहाँ पे ध्यान देना कितने हुए, ये तो सिर्फ और सिर्फ जो छूटा हुआ है ये सिर्फ किसका है,
ये सिर्फ किसका है, ये आप समझोगे ग्रामीण लोगों का है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है हमारा 10 वाला पार्ट है, ठीक है। ये 10 वाला पार्ट किसका है, ना यहाँ पे अनएम्प्लॉयड आ रहा है, ना ही यहाँ पे क्या आ रहा है, ना ही यहाँ पे एम्प्लॉयड आ रहा है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है हमारा 10 वाला पार्ट है, ये हमारा अनएम्प्लॉयड होगा। ये पुरुष भी आ रहा है और ये आपका ग्रामीण भी आ रहा है ना। जिनको ये आता है वो उनको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर वैसा ही है। अब यहाँ पे आए रेडियन। जैसे रेडियन की यूनिट होती है कोण, वैसे ही ऑस्ट्रेड की जो यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड होती है। यहाँ पे यूनिट के बारे में पूछा गया, ये यूनिट होती है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि भाई आकृति को दर्शाता है, ये बताना आप मुझे। यहाँ पे मिरर इमेज पूछी है आपसे, वाटर इमेज पूछी है। वाटर मिरर इमेज हमेशा कन्वर्ट हो जाती है, जो ये होता है आपका वाटर इमेज वो हमेशा उल्टी हो जाती है, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा बनाते हैं हम पहले इसका हम लोग उल्टा बनाते हैं। सेम यही उल्टा हो जाता है, सेम यही उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई और चेंज नहीं होता। ये ए है तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, ओके। यहाँ पर आपका ब्लैक यहाँ पे था तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपका ब्लैक हो गया, ओके। और ये आपका सेम है तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये और ये हो जाएगा। तो सेम आपको ये वाली आकृति यहाँ पे देखने को मिलती है, ओके। चलो ये देखो, अब सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से कि भाई 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, घन का मतलब क्या होता है, ठीक है। घन का मतलब क्या होता है, क्यूब होता है। 21 सेंटीमीटर वाले घन का प्रत्येक 3 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, 3 सेंटीमीटर वाले में। तो उस प्रकार प्राप्त छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो सिंपल उसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, जो बने। तो 7 जा 7 जा 7 जा, तो 7 का क्यूब कितना हो गया 49 इंटू 7, तो ये आपका आता है 343, ओके। अगला देखो, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न पर पूरा करेगी। अब यहाँ पे ध्यान देना जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ओके। ये दिख रहा है आपको, ये पहले तीर यहाँ पे था, फिर ऊपर आया, फिर साइड में आया, अब तीर ऐसे में आएगा, ओके। अब ऐसे में आएगा तीर, अब ये वाला तो ऐसा ही रहेगा, ओके। ये वाला तो ऐसा ही रहेगा, ओके। अब देख रहे हो यहाँ पे आप, ये पहले नीचे था, फिर ऊपर हुआ, फिर नीचे था, फिर अब क्या आएगा, ऊपर आएगा। ऐसे आकृति आप लोगों ने बनानी है, ओके। तो सिंपल आपको जो यहाँ पे दिख रहा होगा वो आप लोगों ने इसको क्लियर कर देना है, दिख रहा होगा, ठीक है। कौन सा है यहाँ पे, देखो ये सिंपल मैंने आप लोग को बताया था, यही था, ओके। किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि होती है। वर्ग की भुजा क्या होती है, वर्ग क्या हो गया आपका स्क्वायर, ये 10 थी इसकी, ठीक है। तो 10 के हिसाब से इसका कितना हो गया एरिया, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना हो गया आपका यहाँ पे 100। अब इसकी भुजा में 40% की वृद्धि हुई, तो ये हो गया 14 इंटू 14, 4 की वृद्धि हुई ना, तो 196। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 96% की वृद्धि होती है। अब आया आपका अगला, दिए गए कथनों में से निष्कर्षों ध्यानपूर्वक, ये आपका वो है असम्पशन एंड रिजल्ट, ओके। कथन यानी कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट क्या है आपकी, सभी डी है, ये क्या है आपका जो डी है, ये आपका सभी डी ए है, सभी ए सी है, सभी ए क्या हो गए सी हो गए। अब यहाँ पे आपका निष्कर्ष क्या है, कुछ सी डी है, कुछ सी डी है, बिल्कुल। सी का कुछ पार्ट डी है, यस। कुछ ए डी है, कुछ ए डी है, बिल्कुल। ये जो ए है पूरा, इसका कुछ पार्ट डी है, बिल्कुल, ये भी ठीक है। तो कथन दोनों क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, बोथ फॉलो, 1 and 2 फॉलो, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। दी गई आकृति में से कुल कितने वृत्त हैं, वृत्त बताने हैं आपको। चलो वृत्त के लिए आप कैसे करोगे, देखो 1 2 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6, ओके, ये वाला 7, ये वाला 8, ये वाला 9, ये वाला 10 और ये वाला 11। बताओ इसके अलावा कोई और है, सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 11। चाहे तो आप करके देख लेना, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब देखो यहाँ पे ये वाला
आपको समझना है कि मैंने कैसे यहाँ पे करवा रहा हूँ। 12 माइनस 3 का मान 36 है, यानी कि ये माइनस नहीं, ये क्या हो रहा है डिवाइड, यानी कि माइनस का मतलब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई। 21 प्लस 3 यहाँ पे 7 आ रहा है, यानी कि 21 को डिवाइड करना है, तो प्लस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया डिवाइड। और यहाँ पे 7 इंटू 2 का मान 19 है, यानी कि प्लस हो रहा है, इंटू का मतलब क्या हो गया प्लस। और यहाँ पे 15 डिवाइड बाय 3 का मान 12 है, तो यानी कि 3 माइनस हो रहा है, डिवाइड का मतलब यहाँ पे क्या है माइनस है। और ये ठीक है। अब बताइए आप 144 डिवाइडेड बाय 315, डिवाइडेड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब हमने क्या करा था माइनस, डिवाइड का मतलब हमने क्या किया था यहाँ पे माइनस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस 144 माइनस 315, प्लस का मतलब क्या है डिवाइडेड बाय 35, ओके। और इनटू का मतलब क्या है प्लस 16, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई। ये आपकी सिंपल से एक थ्योरी आ जाएगी। 35 को 5 से करना, 35 को कितने से करोगे 9 से, 9 5 जा 45, 9 जा 15 17 18, 9 5 जा 45, 9 3 27, 28 29 30 31, ठीक है। इससे 9 आ जाएगा 144 माइनस 9 प्लस 16 इंटू 17, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ओके। यहाँ से इसको माइनस कर लो, जो आपका आंसर आएगा वो आपका 407 आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब ये आपका ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई आपको इतना हार्ड नहीं मिलेगा कि यहाँ पे एट द रेट का मतलब क्या है जोड़, यानी कि प्लस हुआ, एंड का मतलब क्या हो गया माइनस, एफ का मतलब क्या हो गया गुणा, गुणा का मतलब क्या होता है गुणा करना, ठीक है, डिवाइड करना, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, ओके। तो ये देखो गणितीय प्रणाली में थोड़ा हिंदी मेरा कमजोर है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थ घटाना, हैश का मतलब अर्थ, ठीक है, अर्थ गुणा, और का मतलब होता है भाग, भाग का मतलब होता है डिवाइड, ओके। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, गुणा गुणा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और परसेंटेज का मतलब हो गया भाग देना, भाग का मतलब हो गया डिवाइड। तो यहाँ पे हम लोग अब सही करते हैं इसको, ठीक है। तो 253 परसेंटेज का मतलब क्या होता है डिवाइड बाय 23, एट द रेट का मतलब होता है प्लस 64, हैशटैग का मतलब होता है मल्टीप्लाई 3, एंड का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब क्या होता है माइनस 102 इज इक्वल्स टू, तो करो इसको 23 इंटू कितने से करेंगे 23 253 हुआ ना, तो 11 से आएगा आई थिंक ये, हाँ 11 से करेंगे, 11 प्लस 64 इंटू 3 माइनस 102, तो करो इसको, पहले पहले डिवाइड करना पड़ेगा हमको आई थिंक, डिवाइड नहीं है ना, तो माइनस हुआ ना, सॉरी यहाँ पे माइनस है ये, ओके। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, 11 प्लस 64 इंटू 3 करो, 3 4 जा 12, 192 माइनस 102, तो कितना हो गया 11 करेंगे हम 203 माइनस 102 आ गया 101, ओके। ऐसे करना है इसको। चलो अब आया उज्जवल आंख, जोरदार, यानी कि आपने बताना है, जैसे उज्जवल का मतलब क्या होता है रोशनी, ब्राइट, ब्राइटनेस, तो ये आपके कहाँ होती है आईज में होती है, उस प्रकार से जोरदार कहाँ पे सुनाई देगा आपके कानों में जोरदार आवाज सुनाई देगी, तो ये कान इससे रिलेटेड है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, इस आकृति का चयन करें जो अन्य 3 आकृतियों से भिन्न है। देखो यहाँ पे ये चारों आकृति है, अब बताना है भिन्न कैसे है, भिन्न का मतलब समझते हो अलग कैसे, देखो जो भी एक डार्क है ना वो इसका उल्टा है, जो भी एक डार्क है वो इसका उल्टा है, जो भी एक डार्क है वो इसका उल्टा है, जो भी एक डार्क है वो इसका उल्टा है, ठीक है। उल्टा का मतलब है कि ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर जाके उल्टा नहीं होगा, ये नहीं हो रहा है ना, ये वाला इसके नीचे आएगा ऐसे और ये वाला ऊपर आएगा, तब जाके ये इसका उल्टा होगा, लेकिन ये इसका सीधा ही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आया आपका यहाँ पे मैथ्स, मैथ्स को सॉल्व करेंगे अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे सॉल्व कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सपना किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए 80,000 रुपये की धनराशि निवेश करती है, तो ये 80,000 रुपये लगाती है, ठीक है। 6 महीने बाद ख्याति
30,000 रुपये की धनराशि लेती है, तो ये 30,000 इंटू 6 और ये इंटू 12, क्योंकि ये क्या है, 1 साल तक इस पैसे को लगाएंगे और 1 साल के बाद इनको 25,500 रुपये मिल जाएंगे। तो आपने बताना है कि भाई कितना जो लाभ है वो ख्याति को मिलेगा। तो ये किसका है, ये आपका सपना है, यानी कि जो सपना का है और ये ख्याति का है। ओके, ये इनका है, ये इसका है और ये इसका है। तो आप करो, अब रेशियो निकालो पहले तो, ठीक है। ये आपका 12 होगा, ये आपका पहले तो उसको डिवाइड कर लो। रेशियो निकालने के लिए आपने पहले इसको डिवाइड कर लेना, नहीं डिवाइड क्या करो, मतलब पर्टिकुलरली कॉमन ले लो, ये 4 0 हटा दो दोनों में से, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 4 0 यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो 12 96 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 6 18, ठीक है। 96 और 18 आपको मिल जाएगा। अब इस रेशियो को आपने और कम करना है, तो 4 1 4 2 2 4 8 2 8 16 2 9 18, 3 3 9 3 1 3 3 18, तो 16 और 3 का रेशियो बन जाता है। अब इस पैसे को आपने 16 और 3 के रेशियो में बांटना है, तो यहाँ पे कितना हो गया 19, 255 अपॉन 19, और ख्याति का हिस्सा कितना है, ख्याति का हिस्सा को कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा। तो ख्याति का हिस्सा कितना हो गया, 3 हो गया। यही हुआ ना अभी फिलहाल। टोटल में से यदि उनमें से 1 वर्ष के बाद इतना मिलता है 25,500, ओके, यहाँ पे मैं डबल कर देता हूँ। तो लाभ, तो ख्याति का हिस्सा कितना होगा, तो इसको करो आप 19 बाय, अब इसको इंटू 3 किसका है, यहाँ पे आपको सपना का तो हो गया, ये आपको ख्याति का चाहिए ना, तो 19 को करो आप डिवाइड, 19 डिवाइडेड बाय 19 1 19, बचा कितना 65। 19 को कितने से करेंगे हम, 4 से, नहीं 19 इंटू 3, 3 9 27, 3 3 4 5, तो 19 को 4 से करेंगे हम, ठीक है। 4 हो गया, कितना हुआ 19 इंटू 19 को 3 से करेंगे, सॉरी 3 से करेंगे 57 होता है, 65 हो रहा था, 57 और 5 6 7 8, तो यहाँ पे आ गया आपका 80, और 19 को 5 से करेंगे 1350, 1350 इंटू 3 करो, 3 5 15 और 3 9 10, 3 3 4 4050, तो 4026, हाँ तो इसके आसपास ही है, आपको ये इसके आसपास ही देखना है वैसे भी। ओके, तो ये क्लियर हो गया। चलो अब ये देखो, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें आई थिंक मुझे लगता नहीं करवाने की जरूरत है। x की वैल्यू और y की वैल्यू 3 और 5 है, तो 10 इंटू 3, ओके, और 3 इंटू 5, सॉरी यहीं पर ही करता हूँ डायरेक्ट में, 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी 3 थी, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी थी 5 थी, ओके। और यहाँ पे कितनी वैल्यू है 5 इंटू एक्स की वैल्यू 3 थी, प्लस 2 की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 5 थी, तो कितना हो गया 30 प्लस 15, तो 30 प्लस 15 कितना हुआ 45, 15 प्लस 10 25, तो 5 9 जा 5 5 जा, ठीक है, तो 9:5 हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आई। अब ये हिस्टोग्राम दिया है आपको, ठीक है। इस हिस्टोग्राम में आप लोगों ने बताना है 50 से 70 के बीच जिनके मार्क्स आए हैं, जो कि 125 हैं, ठीक है, वो विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है, जो कि टोटल विद्यार्थी हैं। टोटल विद्यार्थी यहाँ पे 140, 275, 150, 125 और 200। देखो 200, देखो ये हो गया आपका 125 प्लस 275 400 प्लस 200 यानी कि 600 और 150 और 140, तो ये हो गया आपका 290, तो 790 और यहाँ पे इन्होंने बोला है 50 से 70,
50 से 60 ये है, 60 से 70 यानी कि 125 और 200, 325 डिवाइडेड बाय 325 790 इंटू 100 कितना परसेंट है, यहाँ से आपका ऐसे निकल जाएगा। ये काट दिया आपने, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 32.5 इससे निकल जाएगा। अब यहाँ पे ये बहुत थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन लगा मुझे भी। ए और बी किसी कार्य को 500 रुपये में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए इस कार्य को 30 दिन में और बी इसको 60 दिन में पूरा करता है और सी की मदद से उस कार्य को 9 दिन में। तो यहाँ पे ध्यान दो, ए का हो गया 30 दिन, बी का हो गया 60 दिन और ए बी सी का कितना हो गया यहाँ पे 9 दिन। इनका आप पहले एलसीएम निकाल लो, कितना होता है। मेरे हिसाब से 60 भी नहीं आता है, 90 भी नहीं आता है, 90 इसके टेबल में नहीं आएगा। फिर आप क्या करोगे, सीधा 180 ले लोगे। ओके, तो इसकी यूनिट कितनी निकल गई, एक दिन का यूनिट कितना निकल जाएगा, ठीक है, इसका 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20। ए बी सी 20 दिन में काम करते हैं। अब यहाँ से ना आप इसकी ये टोटल 20 यूनिट काम करते हैं ए बी सी, इसमें से ए और बी का हटा दो यानी कि 9 का हटा दो, तो सिर्फ सी कितने में काम करता है, 11 यूनिट काम करता है। तो सी का भी निकल गया, ए बी सी का निकल गया, ठीक है। तो अब तीनों का रेशो निकाल लो, 6 3 और 11 का, तो ये हो गया आपका 20 में 500 रुपये इंटू इसका कितना है, सी का 11 है, तो ये कट गया 5 से 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 500 था, 20 और 11 25 इंटू 11 हो गया। यहाँ पे आपका आंसर ये हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब देखो अगला वाला, विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा। इसमें कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा है ही नहीं। 199,488, ठीक है। 48 से पहले तो 4 से काट दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 17 18 19 39, 4 9 जा 36, 37 38 99 34, 4 8 जा 32, फिर जो है 28, 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8। क्लियर हो गया। अब आ जाएगा आपका 4 दोबारा से 4, ठीक है। अब आ जाएगा 4 3 जा 12, अब दोबारा काटो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचा 18, 4 4 जा 16, बचा 27, 4 6 जा 24, बचा 32, 4 8 जा 32 हो गया। अब बचा आपका 3 से आप काटो, 3 4 जा 12, ओके, बचा 20 0, फिर आपका आया 124 था ना, तो 3 1 जा 3, बचा 16, 3 5 जा 15, बचा 3 6 जा 18। ओके, तो यहाँ पे 415, हाँ तो ये हो गया, ठीक है, 4156 यही पूछा था इन लोगों ने। चलो अगला देखो, 15 20 और 25 के 3 क्रमागत छूट, जिसे हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव डिस्काउंट, किस एक डिस्काउंट के बराबर है। तो 100 है, 100 में से पहले 15 हटाओ, तो बचा कितना 85 में आप 20% हटा दो, तो 8.5 कितना हो गया, 8 8 16 17 हटा दो, तो कितना हुआ, 15 में से 7 गया, 8 9 10 8 और 7 में से 1 गया, 68 हो गया। अब 68 का 25% और हटा दो, डिवाइड बाय 4 कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 68 में 12 हटा दो, तो कितना हो गया, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 56। तो यानी कि कितना परसेंट, अभी तक कितना परसेंट, नहीं 2 8 जा 16, 2 कितना हो रहा है, 68 में 12 घटाएंगे तो नहीं, यहाँ पे कुछ गलती हुई है, सॉरी, दोबारा कर देते हैं इसको। 100 है, 15% हटा कोई 85 हो जाएगा, 85 का 20% यानी कि 8.5 और 8.5, 5 5 10, 8 8 16 17, यानी कि 17 हटा दो, तो 15 में से 17, 8 9 10 8, 7 में से 1 गया, ठीक है, तो 6। अब इसका 25% यानी कि आपने 4 1 जा 4, 4 7 28, 17 हटाना है ना, 68 में 17 हटाने, तो 8 में 7 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 51, यानी कि 51 उसकी छूट मिल रही है, तो 51 छूट मिल रही है उसको। ओके, तो यानी कितने का बचा है यहाँ पे 49। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखो कि ये कितने के बराबर है, यानी कि डायरेक्टली कितने परसेंट छूट मिल रही है उसको। अब उसको कितने का पड़ा, 51 का पड़ा, तो 49 का पड़ा ना उसको, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली कितना है, ये 49 आ जाएगा, क्योंकि ये छूट है,
एक छूट है ये, ठीक है। तो ये छूट कितने के बराबर है, यहाँ पे आप देख रहे हो 49% के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे आपका 49 रुपीज उसका क्या हो रहा है, सेव हो रहा है डायरेक्टली, अगर वो 49% का छूट देता है तो। ओके, अब देखो यहाँ पे ये वाला भी बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको करने की जरूरत पड़े। तो 0.56 1.98 कितना हुआ, 8 9 10 14 9 10 15 2 2.54 ये जाएगा यहाँ पे। तो करो इसको 20.25, 5 में से 4 गया 1, ये हो गया यहाँ पे आपका 9, ये हो गया यहाँ पे आपका 12, 12 में से 5 गया तो ये 7 हुआ, 9 में से 2 गया तो ये कितना आ गया, 9 में से 2 गया 7, 17.71 यहाँ पे आंसर आ गया। 420 का 85%, 420 का 85% यानी कि 420/100 इंटू 85, और ये आ गया अंडर रूट 1.0404 का। तो अंडर रूट इसका 104 का अंडर रूट क्या होता है, 1 ही होता है, 1.2 होता है। तो ये निकालो, 85 था ना ये, तो ये कितना हो गया, 5 1 5 5 35 5 2 10 2 2 4 2 1 2 21 इंटू 17, तो 7 1 7 7 2 14 1 1 1 1 2 2 7 5 3 3 5 7 और 1.2 तो 358.02 ये इसका आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे आया बर्तन ए में दूध और पानी को, ये आपका पहला बर्तन है ए, जहाँ पे मिल्क एंड वाटर, पानी, दूध और पानी का ये क्या है रेशियो 5 और 1 है। अब ये आपका बर्तन बी है जहाँ पे मिल्क और वाटर में 4/3 है। यदि दोनों बर्तनों का मिश्रण को समान मात्रा में निकाली जाती है और किसी अन्य बर्तन में डाला जाता है तो पानी, एक हमको अब क्या करना है, सी बर्तन बनाना है। यहाँ पे सी में अब आपने मिल्क और वाटर को डालना है समान में से, पहले इसको समान करो। तो टोटल कितना है, ये हो गया 6, ये हो गया 7, 6 और 7 का कितना हो गया 42, हमने कॉमन ले लिया इनका, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे इसका एलसीएम। अब इनके हिसाब से इसको पानी और वो बनाना, ठीक है। तो ये 6 कितना हो गया, 7 जा 42, तो यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 7, तो 5 6 5 7 35 और 7 तो कितना हो रहा है 42 हो रहा है, ये हो गया 35, 7 मिल्क एंड वाटर। अब ये करना आप यहाँ पे, ये हो गया 7 यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी, 7 6 जा 42 यानी कि 6 4 जा 24 6 3 जा 18, ये आया आपका मिल्क बी का। अब प्लस कर दो मिल्क को मिल्क में 24 में, दोनों ही वाटरों का मिल्क का और ये भी वाटर का, कितना आ रहा है, ये आ गया आपका 59 और 25, ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया 59 और 25। अब देखो यहाँ पे किसी व्यक्ति का वेतन 84,000 प्रति महीना, यानी कि उसका जो सैलरी है वो 84,000 है, ठीक है। अपनी यात्रा में वो कार को यूज करता ट्रैवलिंग में। अब वो डीलर ने बोला था कि भाई इसकी माइलेज 25 किलोमीटर लीटर है, पर वो उसका 80% देती है, यानी कि वो 20 किलोमीटर पर आवर देती है एक्चुअल में। ईंधन की लागत है 84 प्रति लीटर, 84 रुपीज पर लीटर उसकी लागत है। प्रति माह वो 1500 किलोमीटर चलाता है, ओके 1500 किलोमीटर चलाता है, और करते समय वो 28 रुपये का खर्चा भी करता है, यानी कि हर महीने उसका 28 रुपये खर्चा होता है जब वो चलाता है, कुछ खाना पीना खाता होगा। अब पहले तो उसके एक्चुअल से उसको वो कर दो डिवाइड, और बाकी उसका अगर हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो मेरा टोटल ऑयल निकल जाएगा, और ऑयल का जो प्राइस है वो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई पे डाल दिया। अब हमारा यहाँ से ऑयल निकल जाएगा, काटो उसको, 2 2 जा 2 4 जा 8 2 2 जा 4 यानी कि 150 इंटू 42, 15 इंटू 42 कर लो, डायरेक्ट 0 लगा देना। ठीक है, ये हो गया। अब उसके वेतन का कितना प्रतिशत भाग इन खर्चों के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, उसके वेतन का कितना प्रतिशत भाग इन खर्चों पे होता है। तो 6300 था और कितना रुपए खर्च करता है वो 2800,
तो कितना हो गया 0 0 8 9 10 11 6 7 8 8,081 8100 उसका खर्च होता है प्रति महीना। क्योंकि सैलरी कितनी है 8400, ठीक है। तो कितना हो गया 9 हुआ ना, 9 हुआ, सॉरी 9, ये 9 है, ठीक है। तो 84,000 का 9,000 10% से ऊपर ही जाएगा, सिंपल है। अब 10% से ऊपर एक ही आंसर है, सिंपल, आगे सॉल्व ही नहीं करना, ऐसे निकाल दो। अब ये आया आपका समांतर चतुर्भुज, यानी कि आपका पैरेललोग्राम, ठीक है, ABCD। अब इसकी जो विकिरण है ये हो गया आपका O, DAC ये 34 है, AOB यानी कि ये आपका AOB ये एंगल आपका 75 है। अब आपने कहा निकालना है DBC, तो ये आपने निकाला है D, ये B और C, ये आपने ये निकालना है। तो ये कैसे निकालोगे आप, ये देखो ये वाला और ये वाला अल्टरनेट है, तो ये भी कितना आएगा 34 आएगा। ये वाला लीनियर पेयर है तो 75, ये हो जाएगा आपका 105, तो 105 प्लस 34, बाकी जो बचेगा 180 से माइनस कर देंगे, ये आपको पता है ट्रायंगल में इससे माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, कितना आ गया 139, तो 41। सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे मुझे लगता नहीं करने में प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पे इन्होंने सिंपल पूछा है कि जो संख्या x और y तीसरी संख्या z से क्रमशः 30 और 42 कम है, संख्या y संख्या x के कितने प्रतिशत कम है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं, संख्या x और y तीसरी संख्या z से क्रमशः 30 और 42% कम है। संख्या x मान लो, ठीक है, जो z है वो 100 है, ठीक है, सिंपल हो गया। और ये जो x है वो 30% कम है, तो यानी x 70 हुआ। और y जो है वो कितनी 42% कम है, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 58, ठीक है। संख्या x से संख्या y जो है वो संख्या x से कितना प्रतिशत कम है, तो संख्या y x से, तो x कितना है 70 है और y कितना है 58 है, तो कितना कम है 12 कम है, ठीक है। तो ये कितना कम है 12 कम है, तो 12/58 × 100 कितना होता है यहाँ पे आपका 17% समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम दुविधा नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। 80 लीटर के मिश्रण में, जो 80 लीटर का मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 3:1 है, तो यानी कि ये कितना हो गया 80 लीटर, तो यानी कि 60 क्या है मिल्क है और 20 क्या है, 20 क्या है यहाँ पे वाटर है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी जो है मिल्क और वाटर जो है वो 2:1 हो जाए। अब 60 तो 60 ही रहेगा ना, हमने सिर्फ पानी मिलाना है, ओके। अब 60 का आधा कितना होता है 30 होता है, लेकिन पानी कितना था 20, तो पानी कितना मिलाओगे तभी तो इसका आधा होगा, 2 का आधा 1 होता है ना, तो ये 20 है, 20 करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं बैठेगा ना, ये तो 20 कितना हो जाएगा, इसका ज़्यादा और कम होता है, तो 60 का आधा होता है 30 और पहले पानी कितना था 20, तो कितना मिलाओगे फिर यहाँ पे 30 करने के लिए 10 मिलाओगे, 10 लीटर यहाँ पे आ गया। चलो अगला करो, ये सिंपल पिछले बार वाला ही है, यहाँ पे ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे बोला है कि 60 से 70 के बीच, ये हो गया आपका 60 से 70 के बीच में अंक कितनों के मिले हैं 200 के मिले हैं, कितने बच्चों को मिले हैं, तो ये टोटल जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करें। टोटल जो हमारे विद्यार्थी कितने थे, आई थिंक हमने पिछला नापा था, ये हो गया आपको 400 500 600 500 600, ओके। और ये हो गया आपका 250 प्लस 150, तो 300 400, ये हो गया आपका 400, ठीक है, 400 ये हो गया, ये और ये मिलाकर 400 हो गया, और ये हो गया आपका 300 400 500 600 1000, ठीक है। तो 1000 रेशियो 200, तो ये आई थिंक यही आ रहा है 25 जा, हाँ तो ये आ रहा है इसका, ठीक है, ये सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब दिए गए बार डायग्राम में, ये आपका बार डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे y अक्ष पर बीमा लेने वाले, ये जो x और ये y है, ठीक है, बीमा लेने वाले व्यक्ति हैं, ये कौन से बीमा लेने वाले, ये जो
व्यक्ति हैं। ओके, वर्ष 2006 में पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति 45 थे और वर्ष 2004 में पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति 38 थे। अनुमानित प्रतिशत परिवर्तन, तो 38 में कितना परिवर्तन हुआ है, 2 और 7, यानी कि 7 का परिवर्तन हुआ है। तो कितना परसेंट का हुआ है, तो यहाँ पे आप करोगे तो ये आपका 18.4 निकल जाएगा। ओके, ये आपका आंसर सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया आपको। डायग्राम में आपको विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थी के एक ये जो अंग्रेजी सामाजिक अध्ययन जो सोशल साइंस होता है, ठीक है, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, उन सभी में उसके नंबर दिए गए हैं। ओके, किसके हिसाब से नंबर दिए गए हैं, उसके पाई डायग्राम के हिसाब से नंबर दिए गए हैं। तो आपने बताना है कि भाई जो उसके हिंदी में नंबर आए हैं ना, ये जो उसका नंबर हिंदी में आए हैं, ओके, इस हिंदी में नंबर के हिसाब से आपने ये बताना है कि वो कितनी डिग्री का कोण बन रहा है। पहली बात तो याद रखो, ये जो टोटल डिग्री होती है ये 360 होती है। ओके, अब अगर आप इनको प्लस भी करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 360, ये आपका कितना हो जाएगा पर्टिकुलरली, पूरा ये प्लस करो 85, 80, 70, 60, ये सब भी अगर आप प्लस करोगे तो भी आपका 180 हो जाएगा। आप चाहे प्लस करके 360 हो जाएगा, प्लस करके देख लीजिए। और इसका कोण कितना है, 65 है। तो डिवाइड करो जरा इसको, कितना हो रहा है यहाँ पे, हिंदी में कितने आए थे उसके, 65 आए थे। ओके, और टोटल बच्चे कितने हैं यहाँ पे, टोटल बच्चे भी 360 हैं। ओके, तो यहाँ पे 65 के हिसाब से वो कोण कितने का बनाएगा, कितने कितने का बोला है, सॉरी अंग्रेजी और हिंदी दोनों का बोला है, अंग्रेजी और हिंदी ये रहे 85 प्लस 65, तो 85 प्लस 65 तो ये 105 ही हो रहा है, आई थिंक 150 हो रहा है। तो दोनों को प्लस करो, क्योंकि ये प्लस करोगे 360 होता है। ओके, और ये एंगल भी 360 का ही बनता है, तो जितना आप प्लस कर जाओगे उतना एंगल ही बनता जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हालांकि इसमें ये नंबर अलग होते हैं, मान लो ये 180 आ रहा होता तब हम इसको इंटू 2 करते, जो भी हमको ये प्लस होके मिलता, लेकिन इसमें 360 अपने आप ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब ये आगे, ये थोड़ा क्वेश्चन है, किसी वृत्त में ये आपका ये है स्क्वायर, ओके, एक किसी वृत्त को 2 सेंटीमीटर वाले, ये आपका 2 सेंटीमीटर वाला एक स्क्वायर था, उसमें इंस्क्राइब करा गया है, जिसके अंदर आपके अंदर एक क्या लिया गया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया गया है। ठीक है, अब आपने बताना है कि इसका जो ट्रायंगल है और वर्ग, ट्रायंगल का एरिया और वर्ग का एरिया तो आपको 2 इंटू 2 4 मिल जाएगा। वर्ग के एरिया में आपने वो क्या बताना, आपने एक तरीके से उसका यहाँ पे क्या बताना है, रेशियो बताना है। चलो इसको हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा ये आपको सॉल्व करने में यहाँ पे समझना पड़ेगा। पहले इसका बना देते हैं, ये आपका बन गया है स्क्वायर, ये आपका बन गया है सर्कल, और यहाँ पे आपका बन गया है एक तरीके से ट्राइंगल। ओके, ये आपकी है 2 सेंटीमीटर इसकी स्क्वायर की, ये आप समझ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान देना है एक चीज को, ठीक है, ये आपको ऐसे इसको कर लेना। अब इक्वल ट्राइंगल है, इसको ऐसे कर देना, यहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है, यहां से यहां तक इसको दोबारा से बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां से यहां तक पर्टिकुलरली क्या होगी, ये एक ही होगा ना, क्योंकि ये 2 है पूरा, तो ये होगा 1, यहां से यहां भी 1 होगा, ये भी, क्योंकि यहां से यहां ये पूरा 2 था, तो यहां से यहां 1 होगा। ठीक है, इसको कर दो A B C D, ओके, ये भी आपका 1 ही होगा, ये हो गया 2। अब ट्राइंगल आपको पता है, ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है ये होता है 60, यहाँ पे एंगुलर बाइसेक्टर लगता है, तो ये हो जाएगा आपका 30, तो cos 30, ठीक है, cos 30 हो गया आपका। cos 30 क्या लगेगा आपका यहाँ पे, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है, 1 है, जो भी है, मतलब आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे समझना अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे आप इतना समझ लो कि ये हो गया BD और BC, यहाँ पे आपने इसको ऐसे परपेंडिकुलर भी लगा देना है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे परपेंडिकुलर भी लगा सकते हो, इसमें कोई दो राह नहीं है। ओके, तो ये हो गया आपका, ओके, और ठीक है, यहाँ पे ये आपका हो गया O, तो BO अपॉन BD, BO अपॉन BD कर दो यहाँ पे। ठीक है, BO कितना है,
ये हमको निकालना है, और BD हमारा कितना है 1, तो cos 60 तो √3/2 होता है, ठीक है। और यहाँ से 1 चल जाएगा तो हमारा ये कितना निकल गया, एक तरीके से BO हमारा कितना निकल गया, √3/0। अब BO और ये आधा है, तो ये हमको ये साइड निकालनी है पूरी, ये साइड निकालने के लिए हमको इंटू 2 करना पड़ेगा, तो √3/2 इंटू 2 करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी कि जो हमारी ट्राइंगल की साइड है वो √3 निकल जाएगी। ओके, √3 निकल जाएगी। तो अब एरिया का फॉर्मूला लगाओ, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर बोलते हैं, तो √3/4 इंटू ए का कितना, √3 इंटू √3, ये कितना हो गया 3, तो यहाँ पे √3/4 इंटू 3 हो जाएगा। ये हो गया एरिया आपका किसका, ट्राइंगल का। और ये एरिया आपका किसका था, 2 इंटू 2 4 किसका था, यहाँ पे ये 4 नीचे वाला 4 इसके पास चला जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा √3 इंटू 3, तो ये आपका आ गया आंसर। ओके, सिंपली आपने इसको ऐसे करना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये है आपका, इसलिए इसे आपने दिमाग से करना है, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो छोटा कोण है, सबसे छोटा जो उसका एंगल है, स्मॉलेस्ट एंगल है, ये क्या है, एक कोण, यानी कि एक उसका एंगल सबसे स्मॉलेस्ट एंगल से 2 गुने से 30 कम है, तो कौन सा है, 2 गुने से 30 कम है, ये इसका एंगल है, इसके 2 गुने से 30 कम है, कहां से लग रहा है आपको, ठीक है। 50 इंटू डबल करोगे तो कितना होता है, कितना होता है 100 होता है, ज्यादा कर दिया। 80 का डबल करो 160, 30 कम करो कितने होते हैं 130 नहीं है। 70 का डबल करो 140, 30 कम करो 110, बिल्कुल ये ठीक है आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ये कंपनी में टोटल प्रोडक्शन हो रहा है 1440 का, ठीक है। तो आपने बताना है ई का उत्पाद कितना हो रहा है, ई वाला 60 है। अब यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा और आपको 360 मानना पड़ेगा, मतलब ये 360 ही होता है, 60 10 20 20, मैं वैसे भी करता हूँ 60 प्लस 50 110 120 130 140 और 180 हो गया। ओके, 180 सिंपल हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल कितना हो रहा है 1440 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि वस्तुओं का उत्पादन कितना है, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे कितना उत्पादन हो रहा है, तो यहाँ पे किसका उत्पादन पूछा है, ई का, तो ई का उत्पादन कितना है 60 है, तो कर दो। और 80 इसमें आंसर आ गया, है ना। देखो अब यहाँ पे पूछा है कोई धनराशि है, वो साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 1150 और 5 वर्ष में 1220 हो जाती है। साधारण है, क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट है, तो इसमें कोई भी कंपाउंड नहीं होगी चीजें। ओके, तो यहाँ पे समझो आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगी, 4 वर्ष में 1150, ओके, 5 वर्ष में तो 70 का एवरेज आ रहा है, तो यानी कि हर साल 70 रुपए बढ़ते हैं, तो 4 वर्ष में 70 रुपए बढ़े, कितना हो गया होगा 7/4 280, तो 280 माइनस कर दो 1150 में, तो कितना आ जाएगा आपका 870 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कि 45 मिनट पहले कार्यालय पहुंचने के लिए मनोज अपनी चाल में सामान्य चाल से 7/4 गुना वृद्धि करता है, 7/4 गुना वृद्धि, यानी कि 4/4 उसकी एग्जैक्ट चाल है, और उसने 45 मिनट के लिए अपनी चाल को 3 बढ़ाया 45 मिनट के लिए, तो यानी कि उसका 1 यूनिट कितने का हो गया 15 मिनट का हो गया। ओके, उसे प्रत्येक दिन कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है, तो देखो उसे कितना समय लगेगा, तभी उसने बढ़ाया, तब जाके उसका टाइमिंग 45 मिनट कम आया। ओके, अब आप देखोगे कि 1 का मतलब कितना हुआ 15 हुआ, और उसने कितना कर दिया था, अब 7 कर दिया था, तो 7 इंटू 15 करो 105। ओके, 105 को आप डिवाइड करो मिनट में, तो 60 मिनट 1 घंटा प्लस 45 मिनट। ओके, तो यहाँ पे आपका 1 घंटा 45 मिनट आंसर आ गया। अब ये आपको एक दोबारा से डायग्राम दिया गया है। अब यहाँ पे है बीमा लेने वाले व्यक्ति, मैंने आपको बताया था पहले ये वाला है कि 2004 को छोड़कर पॉलिसी लेने वाले व्यक्तियों का औसत संख्या क्या है,
वर्ष 2004 को छोड़कर, 2004 को छोड़ दिया हमने 38। पॉलिसी लेने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, यानी कि 34, 34 के बाद यहाँ पे 34, 40, 42, 41, 45, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 4, 8, 4, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 202। 202 को कितने से करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 से करेंगे क्योंकि एक नहीं निकाला ना। 5, 4 जा 20, 40.4 आ जाता है आंसर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप सिंपली कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है बता देता हूँ। डिग्री माइनस में कैसे आ सकती है बताओ। डिग्री इन्होंने माइनस में कर दिया, इन्होंने थ्योरम भी मैंने बहुत लगाई लेकिन इसमें सॉल्व नहीं हुआ, तो ये वाला क्वेश्चन गलत है, ये आप यहाँ पे ध्यान देना। 30 मीटर और 14 मीटर, ये यहाँ पे सिंपल आएगा। ये आपका 14 मीटर की और ये आपका 30 मीटर की ऊंचाई, ठीक है। ये दो खंबे हैं जिनके खंबे के जो ये ऊपर जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो ये जो तार है ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है 30 डिग्री का, ओके। तो तार की लंबाई, ये तार की लंबाई बतानी है आपने पहली बात तो क्या करोगे आप, ये 14 है और ये 30 है, तो यहाँ तक ये 14 होगी और ये 16 होगी, ये आपका ध्यान होगा। ये ट्रायंगल मिल गया आपको। अब ये हो गया आपका sin 30, sin 30 का एलिवेशन बन रहा है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 क्या होगा, sin का क्या होता है, P/H होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, हाइपोटेनस निकालना है ना आपने, तो ठीक है। तो ये हो गया sin 30 की होगी 2 और P कितना है 16, नहीं H ये sin cos tan cos x sec और cot, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। तो ये ठीक है 1/2, सॉरी 1/2 हो गया और परपेंडिकुलर कितना हो गया 16 और हाइट हाइपोटेनस हो गया हमारा निकालना है। तो बस सिंपल, हाइपोटेनस ऊपर चल जाएगा, 2 × 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कितना आ गया आपका 32 आ गया, ओके। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलो ये वाला करो, ये वाला सिंपल है। इसमें क्या करना है, इसको करोगे ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो 1.3 × 5 कर लेना, 2 × 1.2 कर लेना। तो 1.3 × 5 करो, कितना हो रहा है, ये हटा दो, दोनों में नीचे नीचे है ना, 13 × 5 = 65, 12 × 24, ये करोगे तो उसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में पॉइंट में आ रही है, 2.56 समथिंग आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आया किसी कार, रेलगाड़ी और बस की चालों का अनुपात 6, 9 और 6 है, तो यानी कि 3 है। तो 77 × 3, 3 7 21, 3 7 21, 22, 23, 231, 231 हो गया, ठीक है। 231 टोटल हो गया। अब 231 और ये कितना हो गया 9, 10, 15 और ये हो गया आपका 21 × कितना करोगे आप 11 आ रहा है यहाँ पे आपका एक यूनिट का आंसर 11 आ रहा है। कार और रेलगाड़ी, कार बस और रेलगाड़ी बोला है ना, तो यानी कि क्या बोला इन्होंने, कार और रेलगाड़ी का औसत कितना है 6 और 9, यानी कि 6 और 9 यानी कि 15। तो करो आप 15, ठीक है। औसत कितना हुआ 15 हुआ, दोनों का औसत 15 हुआ और यहाँ पे 15 × 11, ठीक है। तो यहाँ पे आपने समझना है पहले तो कि भाई 231 है तीनों की औसत स्पीड, मतलब कि टोटल मैंने यहाँ पे स्पीड निकाल दी है। टोटल स्पीड के बाद आपने क्या करना है, कार बस और क्या करना है, अब यहाँ पे आ गया आपका कितना 11 आ गया, 11 15 जा 15 और 15, तो 165 इनकी टोटल स्पीड निकल गई दोनों की, और औसत निकालनी है तो डिवाइड करेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन से, तो ये आपका 82.5 आ जाएगा, ओके। अब देखो 40, 20 और 10% की 3 क्रमागत छूट, वही है कि कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट आपको दिया गया, तो ये किसके बराबर है, तो 40 करो आप पहले, 100 में से 40 हटाओगे तो 60 बचेगा, 60 का 20 हटाओगे तो 12 हटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हटा दो, इसमें से 10 में से 2 गया 8, 5 में से 1 गया 4, 48 और 10% 4.8 और हटा दो, तो ये हो गया 10, 7 में से 4 गया 3, 33 और
10 में से 2 गए 8, 3302 में से माइनस कर दो 100, आपका ये आंसर निकल जाएगा। कोई ये क्या है, कोई आदमी 480 पुस्तक खरीदता है और इसे 20% की हानि पर बेचता है। तो 480 की इसने एक बुक ली और इसको दोबारा से रीसेल करा 20% की लॉस पर, तो 20% का लॉस निकाल दो और माइनस कर दो इसमें से। वैसे मैं 48 दोनों प्लस कर देता तो हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। 5, तो ये कितना होगा 5 9 जा 45, 5 से 30, तो 480 में 96 माइनस करोगे तो 384 आपका आंसर निकल जाएगा। आप ये करो, 15 संख्याओं का औसत 23 है, 15 इंटू 23 करो, ये हो गया आपका 5 4 और 3 345 हो गया। अब प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 15 इंटू 3, हर किसी में 3 की हुई ना, तो 5 से 15 5 5 45, तो 345 यानी कि 390 हो गया। 390 को अब दोबारा से आपने क्या निकालना है, औसत निकालेंगे, एवरेज निकालना है, तो ये करोगे आप तो आपका 26 आ जाएगा। अब देखो 30। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोग को किस में दिया है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं, इसलिए डायरेक्टली मैं आप लोग को बोलता हूँ कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़ने भी है। ओके, तो ये वही क्वेश्चन है आपका। ओके, अब ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें टाइम से भी करना है। देखो यहाँ पे आपने सिर्फ समझना है कि आपने कैसे कैसे उन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाना है। देखो ये आपका स्टेटमेंट 1 हो गया, ये आपका स्टेटमेंट 6 हो गया। अब आपने इनके बीच के लेटर को रीअरेंज करना है। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ paltry 200 year, barely a few seconds on the geological clock. In that short amount of time we have managed। बिल्कुल ठीक है, ये देखो R इसके नीचे ही आएगा, आपने मैनेज करना है। अब R आप देख लोगे कि R पहला वर्ड है, ठीक है, तो R आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है, सीधा इसको क्लिक करके आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश से ही हमको टाइम बचाना है। अब देखो यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसको रीअरेंज करो। देखो वन नीड टू विजिट अंटार्कटिका टू अंडरस्टैंड अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बिल्कुल सही करा, ठीक है, ये आपका हो गया BDCA। ओके, अब देखो द हेडमास्टर सेड ऑल ऑफ यू शुड रिपोर्ट टू मी इमीडिएटली। अब इमीडिएटली के पास क्या है, एपोस्ट्रोफी है, ठीक है, एपोस्ट्रोफी में जब एंड होता है तो स्टार्ट भी होता है, तो यहाँ पे आपका एपोस्ट्रोफी एस पहले भी लगेगा। क्लाउड ऑन द होराइजन, देखो होराइजन क्या होता है, पहले बात तो आप ये समझो होराइजन क्या होता है। ये होता है आपका समुद्र, समुद्र के नीचे एक लाइन आती है यहाँ पे सन की, ठीक है, जो कि होती है किसकी लाइन, ग्लोरी, एक तरीके से लाल लाइन होती है। जब यहाँ पे क्लाउड होते हैं ना, तो समझ लें तूफान आने वाला है, तो ये ट्रबल इज ऑन द वे, ये ऐसा बोला जाता है। ओके ओके, अब देखो यहाँ पे ये दोबारा से पैराग्राफ वाला आ गया, इसको भी दिल्ली हैज चेक का मतलब था बार बार लोगों ने अटैक किया। हिस्ट्री डेटिंग बैक टू 1000 BC, जब मोहम्मद गजनवी यहाँ पे आया था। ओके, अब आपने यहाँ पे देखना है कि मेरा कौन सा सही होगा। द सिटी हैज बीन बिल्ट एंड रिबिल्ट umpteen times by the disparate dynasties that have made the pivot of their mighty empire। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है पहला वाला, ठीक है। अब मुझे पहला वाला दिख गया, तो मैं सिंपली आप देखूंगा कि R पहले किस में आ रहा है, किसी में भी नहीं आ रहा है, तो R आपका यहाँ पे। आपको पूरा भी देखना है, ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा भी देखना है, मैं आपको पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे पूरा भी देखना होता है, ताकि आप इसको अच्छे से कर पाओ। कोई इसमें अच्छा होता है, कोई नहीं होता है। देखो assassination की स्पेलिंग ASSASI, देखो ASS, यहाँ ये गलत होगा, ASS होता है दोबारा से, ये भी गलत हो गया, ASSASSINAS, नहीं T भी होता है, तो ये आपका फोर्थ वाला ठीक है। देखो ऑल दोस, अब यहाँ पे बताना आपने इनमें से कौन सा गलत है। ऑल दोस हु फील दैट द कंट्री हैज प्रोग्रेस्ड कंट्रीब्यूट टू इट्स प्रोग्रेस। देखो यहाँ पे ऑल दोस प्लूरल में आ गया, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा ना, सिर्फ कंट्रीब्यूट आएगा, तो यहाँ पे आपका डी गलत है। ओके, देयर आर मोमेंट इन द लाइफ व्हेन वी हैव, इसमें भी आपने एरर निकालना है, हार्ड चॉइस अमंग टू इक्वली इंपॉर्टेंट ऑप्शन। सिंपली मैं आपको बताता हूँ, जब भी हमारे टू वैसा वर्ड आता है तो अमंग बहुत सारे लोगों के बीच में, अमंग नहीं आएगा, बिटवीन टू इक्वली इंपॉर्टेंट, बिटवीन लगाते हैं दो जनों के बीच में, तो यहाँ पे सी वाला गलत है। ओके, करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट करना है, COMMENCE, COMM होता है, COMM वाले ये है, ये गलत है, ये गलत है, COMMENCE, तो ठीक है, COMMENCE, ENS लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका सेकंड वाला सही है। अब अनलेस वन इंट्रोस्पेक्ट वन कैन नॉट फाइंड पीस इन वन सेल्फ, यानी कि उसको खुद ही के अंदर में यहाँ पे क्या नहीं मिला, शांति नहीं मिली। ये एक फ्रेजल, एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक लाइन होती है, पर्टिकुलर लाइन होती है, तो वहां पे यूज होती है, आपको ऐसा इंग्लिश में लाइन लर्न करनी पड़ेंगे। एलास, एलास एक ऐसा वर्ड होता है
जिसको हम बहुत ज्यादा दुख में प्रकट करते हैं। जब भी कोई ऐसी फीलिंग निकलती है जो कि बहुत ज्यादा कड़ी निंदनीय होती है, दुखी होती है, खुशी होती है, जैसे वाओ, एलास, हुर्रे, इनके आगे एक्सक्लेमेटरी वर्ड लगता है, तो ये आपका यहाँ पे 3 वाला एक्सक्लेमेटरी वर्ड यहाँ पे लग जाएगा। देयर मिस्टेक ह्यूमन रियलाइज दे हैव बीन कमिटेड ओनली व्हेन, देखो यहाँ पे ह्यूमन रियलाइज देयर मिस्टेक, ओके, देयर मिस्टेक ओनली व्हेन दे हैव बीन कमिटेड, ठीक है, यानी कि ह्यूमंस को उनकी मिस्टेक कब लगती है, जब वो उसको रियलाइज होता है। देखो, इफ शी हैड फाउंड द ट्रूथ, ये एक क्या होता है ना कि मैं पढ़ लेता तो मैं पास हुआ था, मैं डीडीए का जेएसए पढ़ लेता तो मैं पास हुआ था, मैं ये कर लेता तो मैं पास हुआ था, वो सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये एक वर्ड होता है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे इसने बोला है आई, देखो, कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इफ शी हैड फाउंड द ट्रूथ, तो जब शी हैड लगता है तो यहाँ पे वुड हो जाएगा। शी वुड नॉट हैव कंप्लेंट अगेंस्ट हर फ्रेंड, यानी कि अगर उसको ट्रूथ मिल जाता तो वो अपने फ्रेंड के आगे कंप्लेंट करती, ठीक है, ये है। देखो, एरोगेंस का मतलब होता है घमंड टाइप का होता है एक तरीके से, ठीक है, अपोजिट बताना है आपने, अपोजिट घमंड टाइप का, गुस्सैल टाइप का। तो सबमिसिव होता है एक शांत व्यक्ति, तो ये आपका अपोजिट हो गया। अब आया आपका यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इम्प्रेशन, ठीक है, इम्प्रेशन, IMPRESSION, इम्प्रेशन, इम्प्रेशन एक वर्ड होता है यहाँ पे, बाकी में गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आपने बताना है स्ट्रे। स्ट्रे का मतलब क्या होता है? स्ट्रे आपने सुना होगा बहुत बार ना, स्ट्रे किसको बोलते हैं हम लोग? स्ट्रे आपने सुना है, स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स भी आप लोगों ने सुना होगा। स्ट्रे का मतलब क्या होता है? घूमने वाले, घुमंतु टाइप के, तो ये एनिमल्स होते हैं। तो ये होता है एमलेस। स्ट्रे का मतलब होता है इसके पास कोई भी अपना खुद का एम नहीं होता, वजूद नहीं होता, कोई एक तरीके से उसका वो नहीं होता हिसाब किताब। She told me that she had got a good grades in the examination, इसको आपने डायरेक्ट में करना है। She had told me, ठीक है, तो जब had आएगा, देखो she said तो आ जाएगा, told का होता है said, ये आपको पता है, ठीक है। जब यहाँ पे आपका had आएगा तो इसका have आता है। जब आप डायरेक्ट फॉर्म में कर रहे होते हैं तो had का have आता है, तो ये आपका I have got यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एप्पल ऑफ आई, एप्पल का मतलब आंखों का तारा, ठीक है, आंखों का तारा होता है, देखिए समवन वेरी प्रीशियस, एप्पल ऑफ आई, ओके। चलो, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या करना है। क्राई ओवर यानी कि दूध तो बिखर गया, अब रोके का फायदा है, तो वही होता है। टू ड्वेल पॉइंटलेस ऑन अ पास्ट मिस्टेक, यानी कि जो पुरानी गलतियां हैं उसको लेकर रोना नहीं चाहिए कभी। अब इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, ये क्या है कि अगर वो व्यक्ति बीमार भी था लेकिन उसने फिर भी अपना काम किया। ही पार्टिसिपेटेड इन ऑल द टास्क ऑफ द टीम, उसने फिर भी अपने सारे के सारे जो टास्क थे उसमें पार्टिसिपेट किया है। अब आया सेलेक्ट द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, फिर आया आपका यहाँ पे हाइजीन। हाइजीन क्या होता है? HYGIENE होता है, HYGIENE, तो ये वाला यहाँ पे गलत है, बाकी सारे के सारे सही हैं। यहाँ पे करेक्ट रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछा था। मैमोथ का मतलब होता है बहुत बड़ा, ओवर साइज। मैमोथ आपने सुना होगा एलिफेंट, पुराने जमाने में होते थे, तो ये गिगांटिक, गिगांटिक का मतलब भी होता है बहुत बड़ा, ओके। अब यहाँ पे बचा द डिपार्टमेंट हैज बीन आस्क्ड टू सबमिट द रिपोर्ट ऑन 2 days, ठीक है, ऑन नहीं होगा, यहाँ पे ई आएगा, पहले बात तो इन आएगा, इन, ठीक है, तो डी वाला गलत है। द मैन इन रेड, इसने बोला जो मैन जो रेड में है उसने, इज द वन, वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एक खोए हुए बच्चे को क्या करा है? ढूंढा है। द मैन इन द रेड इज द वन हु फाउंड द लॉस्ट चाइल्ड, ओके, ये हो गया आपका सिंपल सा। फिर आया आपका यहाँ पे नेक्स्ट, अब आया आपका यहाँ पे वही वाला रीअरेंज वाला, ओके। तो यहाँ पे आपने देखना है पहला वर्ड, फिर आपने देखना है लास्ट वर्ड, इनके बीच में कौन सा। अब या तो आप ये भी देख सकते हो कि ये जो वर्ड है इसके ऊपर कौन सा आ रहा है लास्ट में, या फिर आप ये देख सकते हो कि इसके वर्ड में कौन सा आ रहा है। आपने इसको पूरा स्क्रीनशॉट मारना है, इसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। देखिए आंसर है आपका SRT, ओके, मतलब कि देखना है आपको कि उनके बीच में कौन से वर्ड आ रहा है। और ये हो गया आपका यहाँ पे आप कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन आई थिंक मुझे लगता नहीं कि इतना पढ़ाने की जरूरत है, यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन पूरा पढ़ना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद आप पर्टिकुलर इसके आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो। ये सभी के आगे उसके कॉम्प्रिहेंशन लगे हुए हैं, कॉम्प्रिहेंशन आपको पढ़ना पड़ेगा। मैच द वर्ड विद देयर मीनिंग, ठीक है, वर्ड्स दिए गए हैं आपको यहाँ पे। एक्सटेंसिव का मतलब बहुत बड़े विस्तार में होता है। सबटेरेनियन, ठीक है। स्फेरिकल का मतलब गोल होता है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए स्फेरिकल का क्या हो गया? राउंड हो गया, दिख रहा होगा आपको। देखो सी का कितना है? 1 है, बिल्कुल। स्फेरिकल का मतलब क्या होता है? गोल होता है,
ठीक है। सब टेरेनियन, सब टेरेन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अंडरग्राउंड, यानी कि टेरेन का मतलब क्या होता है, जमीन, उसके नीचे का हो गया। तो यहाँ पे आपको ऐसे समझना है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ने के बाद यहाँ पे इसका आंसर करना पड़ेगा। ज्यादा हार्ड नहीं है, मैंने देख लिया था ये, तो आप लोग इसको इजिली कर सकते हो। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन। कैसा लगा आप लोगों को, आप लोगों को कौन सा पेपर चाहिए, एएसओ का पेपर चाहिए, बता देना। और अगर हमारे साथ तैयारी करनी है आपको, ठीक है, इस प्रकार से जैसा आपको लगा, तो आपको जरूर, आपको एसएससी भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के बाद आपको एग्जाम भी की वेबसाइट में जानी है, आप उसके पहले भी आ सकते हो और वहां पर जाकर आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हो। एक बार मौका आपको जरूर देना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।